Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I'm your quant teacher at this wonderful channel MBA Wala by PW. So guys, first of all CAT 2024 aspirants, welcome to our channel MBA Wala. और आपके लिए एक बहुत बढ़िया सीरीज हमारी चल रही है जिसका नाम है कैट एसेंशियल। तो गाइस इस बैच में बेसिकली आपको कैट रिलेटेड जितने भी प्री रिक्विजिट है, एसेंशियल है, कैट के प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको पता होना जरूरी है, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप कुछ वीडियो देख चुके हो, तो ये आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक्सक्लूसिवली कौन सब्जेक्ट में रेशो एसेंशियल्स पर है। मतलब ये रेशो इतना कमाल का टॉपिक है, उस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये रेशो खुद भी एक टॉपिक है, साथ में कैसे आपको पार्टनरशिप, वेरिएशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक में हेल्प करेगा गाइज, ये आपको पता चलेगा रेशो एसेंशियल के इस वीडियो। ठीक है गाइज, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बेसिक क्या मीनिंग होता है रेशो का वो हम देख लेंगे। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि ये एप्लीकेशन ऑफ रेशो, ये रेशो का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स में होता है, वो सब आप देखोगे इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना। सो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये सब चीजें रहेगी आज के हमारे सेशन का एजेंडा। तो गाइस रेशो मतलब क्या होता है? रेशो जनरली हम A:B से रिप्रेजेंट करते हैं, या A/B से भी हम उसको बोलते हैं पढ़ते समय, है ना। जरूरी नहीं रेशो सिर्फ दो क्वांटिटी में हो, दो से ज्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है, A:B:C:D एंड सो ऑन। और रेशो होता क्यों है? मल्टीपल क्वांटिटीज को सेम प्लेटफॉर्म में लेकर आने के लिए, सो दैट हम उनको कंपेयर कर सके कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, कौन सी छोटी आएगी। ठीक है, सो बेसिकली रेशियो कंपैरिजन टूल है, मल्टीपल वैल्यू को सेम प्लेटफॉर्म पे लाकर हम देखते हैं कि भाई किसमें कितना है दम। तो बेसिकली ये होता है रेशियो का रिप्रेजेंटेशन। इसका फाउंडेशन पे पूरा वीडियो पढ़ा है गाइज मेरा, आप देख सकते हो, उसमें एकदम ही बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है, बट अभी जैसे मैंने कहा कि अपने इस वीडियो का पर्पस एक्सक्लूसिवली कैट 24 एस्पेरेंट्स के लिए, कि ये समझने के लिए कि कैसे ये रेशियो टॉपिक आपको हेल्प करता है थ्रू आउट द कॉन्ट। ठीक है, नॉट ओनली इन कॉन्ट, इनफैक्ट DI ऑल्सो। कम ऑन गाइस, तो शुरुआत करते हैं और उसके एक छोटे छोटे बेसिक बेसिक एप्लीकेशन से। उससे पहले एक चीज बस समझ लो कि जब भी कोई रेशो आपको दिया है गाइस, जब भी कोई रेशो आपको दिया है, तो उस रेशो को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना। आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना है, तो जब मैं किसी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं या सेम कांस्टेंट से डिवाइड करूं, तो टेंशन मत ले लेना, ये बिल्कुल परमिसिबल है, अलाउड होता है, उससे कोई भी वैल्यू नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेशो A:B:C है, अगर मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं बिंदास लिख सकता हूँ 2A 2B 2C। तो क्या सर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी? हाँ, देख लो आप, 10/15 की वैल्यू क्या होती है बेसिकली देखे जाए तो 2/3। मान लो 10 और 15 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 50, और 15 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 75। बराबर, 10 और 5 का सिंप्लीफाइड रेशियो कितना था, उसको डिवाइड करने के बाद 5 से 2:3। अगर मैंने इस 10 एंड 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 5 75। और गाइज अब अगर मैं फिर से इसका रेशियो लेना चाहूँ, तो देख लो सिंप्लीफाइड रेशियो, अगर मैं 25 से डिवाइड कर लूँ तो 2:3 ही आएगा। मतलब देखा आपने, जब ओरिजिनल वैल्यू 10 15 थी फिर भी उसका रेशियो 2:3। जब मैंने दोनों वैल्यू को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, वो सेम कांस्टेंट कौन सा था? इनटू 5, है ना, वो सेम कांस्टेंट था इनटू 5। हाँ, कांस्टेंट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक को 2 से कर रहे हो, दूसरे को 3 से कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसको हमने जब सिंप्लीफाइड किया, वो 2:3। तो ये एक रूल याद रखना कि किसी भी रेशो को हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हम इसी को सेम कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैंने A को 3 से डिवाइड किया और साथ ही में B और C को भी 3 से डिवाइड कर लिया गाइस, फिर भी जो रिलेशन ये रेशो दिखा रहा है, वही रिलेशन ये रेशो दिखा रहा है, और वही रिलेशन ये रेशो भी दिखा, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम किसी भी रेशो को कर सकते हैं। बराबर, हाँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर क्या हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो समझ लिया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि सर A:B है, अगर मैं इसको दो दो ऐड करूं, A में भी 2 ऐड करूं, B में भी 2 ऐड करूं, तो क्या ये जो रिलेशन है इन दोनों का, वो बिल्कुल इसके बराबर है? नहीं। चेक कर लो, मुझे बताओ गाइस, 10 और 15 अगेन देख लो, सेम एग्जांपल, 10 और 15 का सिंप्लीफाइड रेशियो क्या है? 2:3। अगर मैं उसमें 10 और 15 में 3 ऐड कर दूं, है ना, 3 ऐड कर दूं, या 2 ऐड करना है 2 ऐड कर दूं, 10 + 2 12, 15 + 2 17, क्या इनका रेशियो भी 2:3 बनता है? 10 और 15 को सिंप्लीफाई किया, 5 से डिवाइड करके 2:3 बना। यहाँ कोई वैल्यू ऐसी है जो 12 और 17 को डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट 2:3 दे? नहीं। हालांकि मैंने क्या किया था, दोनों में न्यूमरेटर में भी +2 ऐड किया था, डिनोमिनेटर में भी +2 ऐड किया, लेकिन एडिशन में ये बात सही नहीं होती। तो याद रखना गाइज,
कि जब भी किसी भी रेशो को आप सेम कांस्टेंट, बार बार सेम कांस्टेंट बोल रहा हूं, तो सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो बिल्कुल चलेगा, रिलेशन जो का त्यों रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी रेशो को आप सेम कांस्टेंट, भले ही सेम कांस्टेंट होने दो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ये मैंने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट का भी सेम रूल है, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या वैल्यू रिलेशन सेम रहेगा? नहीं, वो आपने एग्जाम्पल के साथ देखा, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है गाइस कि थंब रूल याद रखो, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। किसी भी रेशो को फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं। चलो अब बिना किसी देरी के, अब क्या होता है रेशो, क्या उसका रेशो तो आपने समझ लिया, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें आपको आनी जरूरी है, वो एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो डिवाइड ₹1296 इन 3 पार्ट्स हैविंग रेशो 3:2:1। जब भी आपको कोई एक रेशो दे दिया है और आपको ये रेशो किसी अमाउंट पे अप्लाई करने बोला है, जैसे कि ₹1296 है ना, इस रेशो पे, इस रुपीज, इस अमाउंट पे आपको ये रेशो अप्लाई करना है, तो दैट आप निकाल सको कि बताओ फर्स्ट वाला, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड ये पार्ट है, थर्ड ये पार्ट है, मतलब ये सिंपली पता है ये रेशो हमें क्या बोलना चाहता है कि 3:2:1, मतलब अगर किसी इंसान के पास 6 रुपये है, 6 है ना, 3 + 2 5 + 1 6, 6 रुपीज है, तो उसमें से पहले वाले को 3 मिलना चाहिए, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को, यानी पूरे अमाउंट का, पूरा अमाउंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेशो का टोटल 6, पूरे अमाउंट का 3/6 हिस्सा फर्स्ट वाले को मिलना चाहिए, 2/6 हिस्सा सेकंड वाले को मिलना चाहिए, एंड 1/6 हिस्सा थर्ड वाले को मिलना, समझ रहे हो। तो गाइज अगर वो अमाउंट 6 ना होते हुए 1296 है, तो बताओ फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा, सेकंड वाले को कितना मिलेगा, थर्ड वाले को कितना मिलेगा। तो गाइज ये पहले केस में आप सीख रहे हो कि कोई भी रेशो किसी अमाउंट पे कैसे अप्लाई करें। मैं आपको पहले सारे केसेस फॉर्म में समझाऊंगा और फिर मस्त मस्त क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो गाइज देखो, सबसे पहले तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट अगर निकालना है तो रूल क्या है, अगर कोई रेशो किसी अमाउंट पे अप्लाई करना है, तो जो भी पार्ट आपको निकालना है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में रखो, टोटल ऑफ द रेशियो डिनोमिनेटर में रखो, इनटू टोटल अमाउंट। चमका, समझ में आया है ना। फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट क्या है, 3/6 इंटू 1296। अब अगर ये उसको डिवाइड कर लेगा गाइस, तो 216 इंटू 3 जो भी होगा वो आपका बना फाइनल आंसर, ठीक है, 648। गाइस अगर मुझे सेकंड निकालना होता तो सेकंड में, अब ये फर्स्ट नहीं, जब फर्स्ट निकालना था इसलिए न्यूमरेटर में फर्स्ट का पार्ट, अब सेकंड निकालना है तो सेकंड का पार्ट 2 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो तो फिक्स है ना 6, इंटू अगेन वो टोटल अमाउंट भी फिक्स है 1296, सेम इसने इसको डिवाइड किया, 216 इंटू 2 कितना हुआ 432, एंड थर्ड पार्ट अगर निकालना है गाइस तो बस वापस न्यूमरेटर बदलेगा 1/6 इंटू 129, ठीक है, इसने इसको डिवाइड किया। चाहे तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों का एडिशन कितना आएगा गाइस 129, तीनों का एडिशन आएगा 129। तो 1296 में से फर्स्ट वाले को मैंने 648 दिए, सेकंड को 432, थर्ड को 216, क्यों, क्योंकि मुझे बोला गया था इसको मुझे इस रेशो में इस टोटल अमाउंट को मुझे इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने पहले केस में सीखा कि कोई भी रेशो किसी भी अमाउंट पे कैसे अप्लाई होता है, तो जिस भी पार्ट को निकालना है वो वैल्यू न्यूमरेटर में, टोटल डिनोमिनेटर में, इनटू टोटल अमाउंट। तो ये सीखा आपने फर्स्ट इसमें गाइज। कम ऑन, अगर कहीं पर भी थोड़ा भी दिक्कत जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, हर चीज समझ जाएगी। और सेकंड केस क्या समझना आपको जरूरी है, अगेन गाइस सेम यही अमाउंट हमें कोई एक अलग अमाउंट दे दी है जिसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, बट इस बार रेशो जो दिया है वो किस फॉर्म में दिया गया है, फ्रैक्शन फॉर्म में। कोई टेंशन नहीं, अगर रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। और किसी भी फ्रैक्शनल रेशो को सिंप्लीफाई करना है ना, मतलब को लीनियर फॉर्म में लाना है, लीनियर फॉर्म में लाना है मतलब उसका डिनोमिनेटर उड़ाना है। तो गाइस डिनोमिनेटर उड़ाने की क्या तरकीब, क्या ट्रिक होती है, तो जो भी डिनोमिनेटर में आपको वैल्यूज दिख रही है ना, 1/4 टू 1/6 टू 1/2, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको दिख रही है उसका कॉमन मल्टीपल ढूंढो, है ना, उसका एक कॉमन मल्टीपल, ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 4 से 6 से और 2 से, तीनों से डिवाइड हो जाए। तो गाइस 4 6 से डिवाइड होने वाली एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक वैल्यू 12, 34, 36, कई सारी वैल्यूज है, उसमें से कोई भी उठा लो, जितनी छोटी उठाओगे उतना काम आसान होगा। तो गाइज वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो 4 6 2 से डिवाइड हो वो कौन है, 12। तो बस क्या करना है, जिस भी फ्रैक्शनल रेशो को लीनियर फॉर्म में करना है कन्वर्ट, उस रेशो को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो जो इन तीनों डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अगर मैं 1/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैं 1/6 को भी
12 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 1/2 को भी अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या किया मैंने, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ना, 12 12 12 इज परफेक्टली फाइन। अभी मैंने बताया था उससे वैल्यू नहीं बदलती, ठीक है। तो बस अब क्या किया, 4 ने 12 को डिवाइड किया 3, 6 ने 12 को डिवाइड किया 2, 2 ने 6 को डिवाइड किया, 2 ने 12 को डिवाइड किया 6, तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 एंड 6 इंटू 1 6। गाइज ये रहा आपका सिंप्लीफाइड रेशो। मतलब ये अमाउंट जब मुझे इस रेशो में बांटनी थी, तो ये जो रेशो है बिल्कुल इसी के बराबर ये रेशो। जैसे गाइस 10 को 10 ना बोलते हुए मैं 5 इंटू 2 भी बोल सकता हूँ, वन एंड द सेम थिंग। 20/2 भी बोल सकता हूँ 10 को, वन एंड द सेम थिंग। उसी तरह मैं ये रेशो ना बोलते हुए अब ये रेशो अगर बोलूंगा, वन एंड द सेम थिंग। से वैल्यू रत्ती भर पहले वाले को इस रेशो से जितना मिलना है, इस रेशो से भी उतना ही मिलेगा, वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी, ठीक है। अब लेकिन ये आपके लिए इजी हो गया ना, बिल्कुल पिछली केस की तरह हो गया ये आपके लिए, है ना। बिल्कुल पिछली केस की तरह कि या भाई ये रेशो डायरेक्ट दिया था, इस पे अप्लाई करना था, अब वही करना है, ठीक है, वही करना है। 3:2:6 किस पे अप्लाई करना है आपको, ये करना है आपको अप्लाई 1196 पे। अभी मैंने बताया, तो फर्स्ट पार्ट आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट पार्ट है जिसका भी निकालना है वो न्यूमरेटर में टोटल ऑफ द रेशियो जो कि 11 है, 11 में से 3/11 फर्स्ट वाले को मिलना चाहिए, 2/11 सेकंड वाले को, एंड 6/11 थर्ड को। तो 3/11 इंटू 1199, बस इसने इसको डिवाइड किया 109, ठीक है। तो ये हो गया आपका 318। सेकंड अगर आपको निकालना है तो कितना है, 2/11 ना, इंटू वो अमाउंट तो फिक्स रहेगी, 2/11 इंटू ये अमाउंट, बस सेम वही करना है यार। 109 इंटू 2, 218, ठीक है। ये 327 आएगा, फिर इट शुड बी 327, ठीक है। एंड बस थर्ड पार्ट कितना है, 6/11 इंटू 10, अगेन इसने इसको डिवाइड कर दिया है, कितना आया 1199 डिवाइडेड बाय 11, कितना आया 109, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। 10, तो गाइज 109 इंटू 6 कितना है 650। चाहे तो आप क्या कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो गाइज, आंसर आपको 1199 चमका गाइज। तो पहले इसमें आपने सीखा कि सिंपल रेशो कैसे अप्लाई करना है, दूसरे इसमें मान लो वही रेशो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो कैसे अप्लाई करना है। चलो गाइज बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ थर्ड केस देखो, तीसरी केस देखो क्या बोल रहा है। तीसरी केस बोल रहा है कि अगर आपके पास इस तरह से दो अलग अलग रेशो है, और आपको जैसे आपको A:B दे दिया है, आपको B:C दे दिया, और आपको A:C, क्वेश्चन ने अब तक आप देखो तो आपको वो A:B:C पूरा दे रहा था, या तीनों का रेशो कंबाइन दे रहा था, भले ही फ्रैक्शन फॉर्म में क्यों ना हो, बट दे रहा था। इस बार उसने आपको टुकड़ों में रेशो दे दी, है ना। A:B अलग से, B और C का रिलेशन अलग से, लेकिन A और C का पूछा गया। गाइज ऐसे केस को कैसे किया जाए, तो सबसे पहले भाई ऐसे केस को करने के दो तरीके बता रहा हूं, एक तो लॉजिक, दूसरा ट्रिक। लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक बोलता है अगर ए और सी को मुझे एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है, इनकी दोस्ती करवाना है, तो मेरे लिए सबसे क्रूशियल प्लेयर कौन है, बी। ये बी एक लौता शख्स है जो ए से भी जुड़ा हुआ है और सी से भी जुड़ा हुआ है ना। बी एक लौता शख्स है जो ए और सी दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब बी कौन है, म्यूचुअल फ्रेंड। तो ए और सी की दोस्ती कौन कराएगा, बी। तो गाइज ऐसे केस में पता है क्या करना है, A:B अगर आपका 5:7 है, पहले तो मैंने लॉजिक बता दिया कि क्यों हम बी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि बी ही वो कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ सकती है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो बस वो कॉमन वेरिएबल पकड़ो और किसी भी तरह उसको सेम करो। जैसे आपने उसको सेम कर दिया, तीनों एक रेशो में आ जाएंगे, फिर वहां से ए और सी आप निकाल सकते हो। जैसे गाइज यहाँ पे बी कितना है 7, यहाँ पे बी कितना है 2, यार दोनों तो सेम नहीं है, यहाँ पे बी है 7, यहाँ पे बी है 2, गाइस उसको सेम करो। अब सेम कैसे करना है, तो आपको पता है आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे रेशो को, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 2 है, तो 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल 14 है ना। तो 14 लाने के लिए इस पूरे रेशो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे को कर रहा हूँ तो बिल्कुल चलेगा। अगेन यहाँ पे 14 लाने के लिए, यहाँ 2 है, 14 लाने के लिए इस पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई, खत्म। तो A:B कितना आया, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14 बराबर। तो B:C कितना आया, 7 इंटू 2 14 एंड 3 इंटू 7 21, फिनिश हो गया ना गाइस। A:B 10:14, B कितना आया 14, B:C 14:21, B कितना आया 14, गाइस हो गया। अगर A:B:C जब B 14 होता है तो मुझे बताओ A कितना होता है 10, बहुत बढ़िया। जब B 14 होता है तो मुझे बताओ C कितना होता है 21, बहुत बढ़िया। तो हो गया। क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा था, A:C, अब तीनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो A:C में निकाल सकता हूँ A/C। तो A की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 21 है, आंसर।
कभी भी आप यहां से मत ले लेना कि सर देखो ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है, तो 5:3। नहीं, बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। इसके लिए आपने क्या किया, कॉमन वेरिएबल ढूंढा और उसके साथ खेले। तो यहाँ बी है 7, यहाँ पे बी है 2। तो 7 और 2 जो भी बी की वैल्यू अलग अलग दी उसका कॉमन मल्टीपल ढूंढो। 7 और 2 का 14। तो जहाँ 7 है पूरे रेशो को, सिर्फ 7 को नहीं, पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल परमिसिबल है। यहाँ पे जहाँ पे 2 है पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ भी 14। साथ में ए कितना हुआ, 2 इंटू 5 10, और सी कितना हुआ, 3 इंटू 7 21। तो जब बी 14 होता है, ए 10 सी 21, तो ए इज टू सी का रेशो मिल। ये एक तरीका है लॉजिकल वे, जहाँ पे आपने प्रॉपर जो कॉमन वेरिएबल है उसको सेम किया। अब ट्रिक देखो गाइस, इस ट्रिक और भी आसान। जब भी आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, आपको ए इज टू बी अलग दिया है, बी इज टू सी अलग दिया है, ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। सबसे पहले तो वो जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में रखो। अब इसमें दोनों में कॉमन कौन है, बी बी है ना, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो दोनों में कॉमन है बी, तो मैंने बी को बीच में रख दिया। अब देखो ए इज टू बी कितना है, 5:7, इसको फर्स्ट लाइन पे रखो। बी इज टू सी कितना है, 2:3, उसको सेकंड लाइन पे रखो। बराबर, जो कॉमन है उसको बीच में रखा। ए इज टू बी बराबर ए और बी के नीचे आ गया 5:7, बी इज टू सी, बी और सी के नीचे 2:3, है ना, सेकंड लाइन पे। नाउ गाइज अब देखो क्या करना है, जो कॉमन बी है ना उसके साथ खेलना है। अब यहाँ पे जो जगह खाली है ना, यहाँ पे एज इट इज बी को क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ऊपर के रो में बी कितना है 7, जहां जगह खाली है सी के नीचे वहां पे सेम 7 कॉपी पेस्ट। अगेन नीचे के रो में है ना, सेकंड रो में कौन खाली है, ए के नीचे, तो यहाँ पे ये वाला बी कॉपी पेस्ट। क्या, ऊपर ऊपर वाला बी कॉपी, नीचे नीचे वाला बी कॉपी, और बस क्या कर देना है, इन तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, ये बन गया आपका रे। और आपको पूछा है ए इज टू सी, तो ए इज टू सी आ गया 10:21। अरे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, बहुत इजी, बहुत आसान। आपको इससे जाना है, कॉमन वेरिएबल को पकड़ो, उसको सेम करो, बाय डिफॉल्ट सब साथ में आ जाएंगे। या फिर ये तरीका, जो कॉमन है उसको बीच में रखो, ए इज टू बी ऊपर, नीचे बी इज टू सी। अब जहां जगह खाली है वहां पे वो कॉमन एलिमेंट कॉपी पेस्ट। ऊपर 7 7 7, नीचे 2 2, और बस इनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लीकेशन इज द कॉमन रेशो, उसमें ए और सी निकाल ली, फिनिश गाइस, खत्म। ये थी थर्ड केस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब मजेदार केस शुरू, ठीक है, अब बेहतरीन केस शुरू। अब मैं आपको जानबूझकर ये केस भी समझाऊंगा, और इससे रिलेटेड आपके डीपीपी में जो क्वेश्चन है गाइस, आपको पता होगा कि डीपीपी में आपको हम दे रहे हैं, आफ्टर एवरी सेशन आपको डीपीपी मिल रही है जिसमें 20 क्वेश्चन है। हालांकि वो आपको करना है, बट मैं फिर भी उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ लेकर आया हूँ, खासकर वो जो आपको टफ लग सकते हैं। बट आपको मैं यही बताने के लिए, यही जताने के लिए वो क्वेश्चन लाया हूँ कि आप सोचते नहीं हो इससे टफ लगता है। देखे जाए तो जो कंसेप्ट मैं अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट आपका लेने वाला हूँ, उसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन है। लेकिन जनरली स्टूडेंट अभी, जैसे मैं आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, स्टूडेंट ये कंप्लेंट करते सर आपने ये पढ़ा है लेकिन डीपीपी में अलग था, अलग नहीं था। अब ये तो डेफिनेटली आपका पेपर ऐसा तो नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत तो घुमा कर आएगा ही, क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर होगी, कंसेप्ट वाइज नहीं बदलेगी। कंसेप्ट वही सारे रहेंगे जो हमने सीखे, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहले कंसेप्ट में मास्टर बनो। कंसेप्ट में मास्टर है तो उसके बाद फॉर्मूला, ट्रिक्स और सारी जो अप्रोचेस है वो आपको बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जम जाएगी, है ना, आप मास्टरी कर ही लोगे। पहले कंसेप्ट में पूरी तरह मास्टर बनो। तो गाइज मैं हर सेशन में नहीं, बट इस पहले वाले सेशन में, एक दो सेशन में मैं जानबूझकर डीपीपी के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये बताने के लिए देखो आप इसको टफ समझ रहे थे, लेकिन इसी सेशन, इसी कंसेप्ट के दम पे, इसी एक सिंपल से कंसेप्ट के दम पे हमने वो क्वेश्चन को खत्म किया। सिर्फ अगर थोड़ा सोचते तो आपसे भी हो जाता, ठीक है। सो गाइज कम ऑन, हालांकि आप चाहे तो एक काम भी करना, ये कंसेप्ट मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डीपीपी का है उसको पॉज करके पहले ट्राई करना, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देख लेना वीडियो। चलो पहले देखो कंसेप्ट क्या है। इन बिजनेस अमंग 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, 4 पार्टनर है, उनके बीच में एक बिजनेस चल रहा है। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:5। देखो ए और बी में प्रॉफिट बट रहा है इन द रेशियो 2:5, सी और डी में प्रॉफिट बट रहा है इन द रेशियो 3:7। 4 लोगों के बीच में बिजनेस हो रहा है ए बी सी डी। क्वेश्चन ने यहाँ पे अगेन आपको टुकड़ों में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ए और बी अपने बीच में जो प्रॉफिट है वो बंटवारा 2:5, मैंने जितना भी प्रॉफिट ए और बी ने लिया है, ठीक है, उनका रेशो 2:5 हो सकता है। ए को अगर 200 का प्रॉफिट हुआ है तो बी को 500 का, है ना। अब ये सारे प्रॉफिट कम ज़्यादा कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे, आगे हम पार्टनरशिप की भी केसेस देखने वाले जहाँ रेशो बहुत हेल्प करता है। चलो गाइस इस पे आ जाओ। तो 4 पार्टनर
ए और बी में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस रेशो में हो रहा है, सी और डी में इस रेशो में हो रहा है। अब देखो, इफ इट इज नोन दैट द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी सेम, लो भाई साहब, क्वेश्चन ने ये तो आपको बस ए बी और सी डी का अलग अलग रेशो दिया है प्रॉफिट का, लेकिन एक बेस्ट हिंट दे दी है कि प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इज सेम। अब ए के साथ वो ये रेशो बना रहा है बी, सी डी के साथ ये रेशो बना रहा है, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट मिली है प्रॉफिट की वो बी और सी को सेम मिली है। गाइज मुझे बताओ, अखियों से यानी आंखों से आपको ये सेम दिख रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी को सेम मिली, बट बी को मेरे हिसाब से देखो ये पार्ट है, सी का ये पार्ट है, क्या सेम है? नहीं सेम है। बट क्वेश्चन ने अगर सेम बोला है तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि कैसे आप एक दो टुकड़ों में रेशो दिए है उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन वेरिएबल। अब यहाँ पे तो कॉमन वेरिएबल था दोनों में बी बी, लेकिन इस वाले एग्जांपल में कहीं पर भी कॉमन वेरिएबल है, ये ए और बी का रेशो, ये सी और डी का रेशो नहीं है। बट क्वेश्चन ने बोल दिया ना आपको कि बी और सी को सेम प्रॉफिट मिला है, तो हमें अगर दिख नहीं रहा है तो लाना पड़ेगा। बस वही लॉजिक, यहाँ बी और सी को हमें सेम लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पिछले एग्जाम्पल में भले ही ट्रिक अच्छी लगी होगी, बट आपको ये अप्रोच भी आना जरूरी है। ये अप्रोच अब आपको आगे काम आ रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अगर बी और सी का प्रॉफिट सेम बोल दिया तो रेशो पे तो सेम नहीं दिख रहा है, पहले उसको सेम करो, पहले उसको सेम करो। अगर यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन है? 15। तो 15 लाने के लिए गाइस, 15 लाने के लिए इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 इंटू 2 6, पूरे रेशो को जो भी होगा पूरे रेशो के साथ, तो ये वैलिड है। ये बन गया 6:15। इसको 5 से करो, 15 एंड 7 5 35, देखो ये बन गया। और क्या अब बी और सी का प्रॉफिट सेम दिख रहा है? यस, 15 15। तो क्या अब मैं इनको कंबाइन ले सकता हूँ, यानी ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी? अब तक ये टुकड़ों में थे, लेकिन क्या अब मैं इनको साथ में ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। इसको लेना पॉसिबल नहीं था। अगर मैं ऐसा लिख देता था 2:5:3:7, तो ये गलत हो जाता था, क्योंकि यहाँ बी और सी सेम नहीं दिख रहा है। जब साथ में ले रहे हो तो बी और सी सेम आने चाहिए, तो ये गलत हो जाता था। और इसीलिए हमने क्या किया, पहले बी और सी को सेम किया, और अब इनको हम साथ में ले सकते हैं। जब बी और सी सेम यानी 15 15 होते हैं, तो ए होता है 6 एंड सी होता है 35, बस। और अब क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 14,000। तो गाइज, अब किसी भी रेशो को कैसे अप्लाई करना है टोटल अमाउंट पे आपको पता है। आपको ए का प्रॉफिट पूछा है तो आपको मालूम है ए का जो भी पार्ट है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अभी हमने सीखा था फर्स्ट केस में, टोटल ऑफ द रेशो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35, ये 30 कितना हो गया, 65 + 6 71। और ये जो अमाउंट है बंटवारा करने वाली वो यहाँ आ जाएगी। सर 71 का एग्जैक्ट डबल 142 होता है, इन 2 जीरो एक्स्ट्रा, सो 1200। 6 इंटू 200 1200 इज दैन समका गाइस। यानी इस पूरे जद्दोजहद में ए का कितना एक्चुअल प्रॉफिट है? 1200 फ्रॉम द प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट 14,200। बस यार, टुकड़ों में भले ही रेशो दिया था, लेकिन बी और सी सेम है, ये हिंट दे दिया, उसको सेम करो। जैसे सेम कर दिया कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया। आगे की कहानी आपको पता है, जिसका भी पूछा है दैट पार्ट अपॉन टोटल ऑफ द रेशो इनटू दैट अमाउंट। सी का पूछा होता तो 15/71। ठीक है, चलो अब चाहे तो आप इसको क्या करो, पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसने भी पॉज किया बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेना। Chiru observes that his window that for every white Maruti car he sees, there are thrice as many black Honda car। मतलब वो बोल रहे हैं मारुति कार जो है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ होंडा कार है। ने अपने विंडो में से घर के, अब ये फालतू की बातें ज्यादा दे दी कि थीरू थीरू, एक तो नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, फिर उसके बाद वो अपने विंडो में से देख रहा है, फिर विंडो में से उसको ये सब चीजें दिख रही है। हालांकि सिर्फ वो मारुति और होंडा बोलता तो भी चलता, लेकिन उसने जानबूझकर कलर वाइट, देन ब्लैक, रेड, ऐसी चीजें दे दी। हालांकि कलर का यहाँ कोई मतलब नहीं। तो उसने अपने विंडो में से जो भी मारुति कार देखी है, द मारुति कार ही सीज, देयर आर थ्राइस एज मेनी ब्लैक होंडा कार। ठीक है, मतलब गाइज यहाँ हमने उल्टा लिख दिया। होंडा कार कितनी है? जितनी भी, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि जितनी भी अपने विंडो से वो मारुति कार देख रहा है ना, जितनी भी, ठीक से पढ़ो, ऑब्जर्व फ्रॉम हिज विंडो दैट फॉर एवरी व्हाइट मारुति कार ही सीज, देयर आर थ्राइस एज मेनी ब्लैक होंडा। जितनी भी वो मारुति कार देख रहा है ना, उससे थ्राइस होंडा कार से, अपने विंडो में से जितनी उसको मारुति कार जाती हुई दिख रही है, होंडा कार कितनी है? देयर आर थ्राइस एज मेनी ब्लैक होंडा कार, तो मारुति कार के 3 टाइम्स। गाइस इसी को अगर मैं रेशो में ले लूं, मारुति इधर आया,
है ना, इधर डिवाइड हो गया तो इधर क्या बचा, सिर्फ 3, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 3:1 बराबर, ये क्या बन गया 3:1, ये बन गया फर्स्ट रेशो। देखो वही बात जो आपको डायरेक्ट दे दिया था लास्ट एग्जांपल में, उसने थोड़ा सा सेंटेंस घुमा कर दिया है कि मारुति कार वो जितनी देख रहा है उससे 3 टाइम्स होंडा कार है। चलो नेक्स्ट, फॉर एवरी ब्लू, अगेन कलर का कोई मतलब नहीं, ब्लू निसान कार ही स्पॉट्स देयर आर 5/7 टाइम्स एज मेनी रेड मर्सिडीज का। गाइस रेड मर्सिडीज काम कितनी है, रेड मर्सिडीज कार, तो हम रेड क्यों लिखे ना, कलर का है कोई मतलब ही नहीं, हम बस ब्रांड नेम लिख रहे हैं। तो मर्सिडीज कार कितनी है, जैसे उसने मारुति और होंडा का रिलेशन बोला है वैसे ही उसने निसान कार और मर्सिडीज कार का रिलेशन बोल दिया है फॉर एवरी। अच्छा यहाँ पे मारुति को हम यहाँ MA लिखेंगे और मर्सिडीज को हम ME लिखेंगे, क्योंकि दोनों MM लिख रहे हैं ना हम स्टार्ट। तो गाइज इफ द नंबर ऑफ ब्लैक होंडा, सॉरी ऊपर, हाँ, फॉर एवरी निसान कार ही स्पॉट्स देयर आर 5/7 टाइम्स रेड मर्सिडीज, यानी रेड मर्सिडीज कार कितनी है, जितनी भी वो निसान कार देख रहा है उसका 5/7, 5/7 ऑफ निसान। तो गाइज अगेन देख लो, ये निसान इधर आया डिवाइड हो गया, तो मर्सिडीज और निसान का रिलेशन क्या बना 5:7, मर्सिडीज निसान इज 5:7। ये पहला रेशो मिला होंडा मारुति का, ये दूसरा रेशो मिला मर्सिडीज एंड निसान कार्स का। अब क्वेश्चन ने देखो आगे क्या बोला है, अब लाइन पढ़ना, इफ नंबर ऑफ ब्लैक होंडा कार, यानी कि ये जो हमारे हिसाब से कितनी है 3, एंड नंबर ऑफ ब्लू निसान कार, यानी कि ये जो हमारे हिसाब से कितना है 7। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि होंडा कार और निसान कार का जो नंबर है ये इक्वल है। गाइस मुझे बताओ, ये जो टुकड़ों में रेशियो दिया है, होंडा 3 निसान 7 सेम दिख रहा है नहीं, लेकिन क्या हम सेम कर सकते हैं, यस। 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल 21, तो इस पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे रेशियो को 3 से करो, तो गाइज ये क्या हो जाएगा, अगर मैं होंडा इज टू मारुति MA करूँ तो 7 से 21 7, ठीक है, एंड वही मर्सिडीज इज टू निसान 3 से करूँ 15:21। क्या अब क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जितनी मेरे पास, क्या बोला गया है, जितनी मेरे पास होंडा कार है उतनी निसान कार है। कलर को छोड़ो, जानबूझकर कलर देके कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया है, तो होंडा बराबर मुझे कितनी दिख रही है 21, निसान कितनी दिख रही है 21। क्या इनको मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले सकता हूँ गाइस, बोलो, क्या इनको मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले सकता हूँ। तो देखो, होंडा मारुति टू मर्सिडीज टू निसान, कितना हो गया 21 7 15:21। देखो ये सेम दिख रहा है, होंडा एंड निसान जो क्वेश्चन ने बोला है। तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ कार्स ही स्पॉटेड। तो बोल रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो टोटल नंबर ऑफ कार्स नहीं हो सकता। गाइज इतना तो पक्का कि नंबर ऑफ कार्स हमेशा इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बस आपको जनरली अगर होंडा कार निकालना होता, मुझे बताओ, अगर आपको सिर्फ होंडा कार निकालना होता आप क्या करते, होंडा का जो भी नंबर है कॉमन प्लेटफॉर्म बनने के बाद 21 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो, सो टोटल ऑफ द रेशियो कितना बना 21 21 42 15, यानी कि 57 प्लस 7 यानी 64, है ना। तो 21 अपॉन ये टोटल ऑफ द रेशियो 64 इंटू टोटल नंबर ऑफ कार्स, टोटल सब मिला के चारों ब्रांड मिला के जो कार है इंटू अब वो करते, और वो जो भी इंटू होता गाइज वो कंप्लीटली 64 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाके फिर ये क्या आएगा इंटीजर फॉर्म में। अगर मान लो ये 64 से डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल में दे रहा है, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन डेसिमल में आएगी। नंबर ऑफ कार डेसिमल में होता है, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ पीपल डेसिमल में कभी नहीं होता। तो यस, यही लॉजिक से हमें अब इसका आंसर देना है, मतलब बेसिक प्रोसेस पूरी वही थी, कॉमन रेशो लाने तक पूरी प्रोसेस वही थी। वहां पे हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया था, जो भी मैंने जस्ट ऐसे लिया था केस समझाने के लिए, वहां पे हमने बस ए का निकाला था टोटल पे वो रेशो अप्लाई करके, है ना। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है। इसका मतलब आप ये बात तो बिल्कुल मानते हो ना, जो भी टोटल नंबर ऑफ कार है वो 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो कौन सा वो ऑप्शन है गाइज जो 64 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो चेक करना और टिक कर देना, ठीक है, वो चेक करना और टिक कर देना, खेल खत्म। किसी को कोई भी डाउट गाइस, इनफैक्ट जिसने अपने दम पे ट्राई किया होगा वो एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो और मुझे बताओ कि क्या आपने ये सही किया या नहीं किया, ठीक है, कमेंट करना कि बिल्कुल आपसे बना है या नहीं बना है। डन, सिंपल, कोई डाउट, सिंपल है। मैं अगर आपको बता दूं, देखो ऑप्शन ए से हम जाएंगे, ये अगर मैं 1152 लूँ गाइस,
है ना। अब ये देखो 16 से डिवाइड होता है, 16 4 जार, ये 16 से डिवाइड होगा, यस 16 7 जार, ठीक है, एंड 16 3 जार, 16 2 जार, अगेन ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, देखो ये आपको इंटीजर मिला। चलो ए तो बिल्कुल हो सकता है आंसर। अगर मैं सेकंड ऑप्शन से जाऊँ, है ना, 448 मतलब 21, अगर मुझे होंडा का ही निकालना है, या फिर आप सिंपल देखो ना, आपको अब किसी का निकालना नहीं है, आप बस देखो 64 से कौन सा ऑप्शन है जो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ए में तो बिल्कुल हो रहा है, 64 से ये डिवाइड हो रहा है। बी में देखो 448, 448 को अगर मैं 64 से डिवाइड करूँ, 16 4 जार, 16 2 जार एंड 16 8 जार बराबर 28/4 हो रहा है, यस देखो ये भी हो रहा है। नाउ 768 अपॉन 64, अगेन गाइस देखो 16 4 जार, 16 4 जार, 16 8 जार, 48/4 हो रहा है, यस। अब डी देख लो, अब ए बी सी तो हो गया, ऑफ कोर्स डी ही रहेगा। तो 432/64, अगेन 16 4 जार, 16 1 जार, 16 2 जार एंड 16 7 जार। गाइस 27/4 कभी डिवाइड होता है नहीं, 27/4 डिवाइड नहीं होता है गाइज। मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार 1152 के जगह, टोटल नंबर ऑफ कार 1152 के जगह अगर ऑप्शन डी 432 ले लेता, तो क्या आता 16 4 जार एंड 16 को अगर मैं इधर डिवाइड कर लूँ तो 27, है ना, एंड 27/4, पहले तो मैंने 16 से 64 को डिवाइड किया 4 आया, 16 से 432 को किया 27 आया, बट 27/4 क्या आ रहा है 6.75, एंड 6.75 इंटू 21 नंबर ऑफ होंडा कार डेसिमल में आ रहा है, कांट बी द केस। बाकी आप देख रहे हो 64 से पूरी तरह ये भी डिवाइड हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सिवाय इसके 64 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आगे होंडा मर्सिडीज सबका डेसिमल वैल्यू देगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ कार्स, ऑप्शन डी। समझा गाइस, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इन अ बिजनेस अमंग 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, सेम वही क्वेश्चन, प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी आपको दे दिया है 2:5। क्या क्या केसेस बन सकती है, देखो ए और बी के बीच का प्रॉफिट 2:5, सी और डी का भी अलग से टुकड़ों में दे दिया है 3:7। इफ इट इज नोन दैट द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज सेम एज द प्रॉफिट दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो सी और डी के टोटल प्रॉफिट के बराबर है। इस बार क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि बी का और सी का प्रॉफिट सेम है ना, पर वो बोल रहा है ए और बी का टोटल प्रॉफिट। मुझे बताओ गाइस, ए और बी का यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना है 7 एज पर रेशो, 2 + 5 7, और यहाँ कितना है 10। बट ये तो हमें जो रेशो दिया है उस हिसाब से, लेकिन मेन हिंट क्या दिए क्वेश्चन ने कि टोटल प्रॉफिट सेम है। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में उसने बोला था बी एंड सी सेम है, तो आपने बी और सी को सेम किया था। 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल 15 लाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई किया था, इधर 5 से किया था। अब वो नहीं करना है, यहाँ पे बी और सी का नहीं देखना है, यहाँ पे आपको वही चीज करनी है। गाइज यहाँ का टोटल है 7, यहाँ का टोटल है 10, 7 और 10 का कॉमन मल्टीपल कौन है 70, तो यहाँ 70 लाने के लिए, है ना। मुझे बताओ अगर ये टोटल 7 है, तो इसको 70 करने के लिए आप 10 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 इंटू 2 20 इज 2, 10 इंटू 5 50, क्या हुआ ये 70 गाइज, क्या ये 70 हुआ। अगर मैंने इसको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 5 50, तो ये कितना हुआ 10 इंटू 7 बाई डिफॉल्ट 70 हुआ, चाहे तो चेक कर लो 20 + 50 70। गाइज अगेन ये टोटल कितना है 10, अगर ये टोटल 10 है तो मुझे अगर इसको 70 लाना है तो इस पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। तो 7 इंटू 3 21, 7 7 49, देख लो 21 49 70 हो रहा है, 21 49 एग्जैक्ट 70 हो, इस 2D कितना बन गया गाइस 21 14। मुझे बताओ गाइस क्या ये टोटल और ये टोटल सेम है, यस ये भी 70 ये भी 70, यानी अब क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जैसे पिछले एग्जांपल में बी और सी जब तक सेम नहीं होते हम उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते थे, जैसे सेम हो गए थे हमने कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया। इस बार की मेन कंडीशन क्या है कि टोटल ऑफ ए बी एंड टोटल ऑफ सी डी, ए बी का टुगेदर जो टोटल है सी डी का टुगेदर जो टोटल है वो सेम चाहिए। जो रेशो दिया था उसमें सेम तो नहीं था, यहाँ 7 यहाँ 10 था, तो फिर से दोनों का कॉमन मल्टीपल 70, यहाँ 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, जहाँ 10 आ रहा है वहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 70 हो रहा है, टोटल कर लो ये भी 70 हो रहा है। क्या अब मैं इनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले सकता हूँ, यस सर। तो ए इज टू बी सी, कोई भी देखकर बता देगा कि हाँ ए और बी का जो टोटल है और सी और डी का जो टोटल है वो सेम है, और इसलिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया चारों का एक साथ में। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये रहा।
बस यही पूछा था इस बार। अगर आपको यहाँ पूछा होता कि बताओ बी की वैल्यू क्या, तो बी की वैल्यू हम लेते थे, अगर एक टोटल अमाउंट दे दिया होता और बोला होता उसमें बी कितना, तो 50 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो इनटू टोटल अमाउंट, है ना, वही हम करते थे। बट यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ उसने ए इज टू बी इज टू चमका गाइस, डाउट किसी को? मतलब आपको बस क्वेश्चन की कंडीशन समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। हो सकता है वो कंडीशन डायरेक्ट दे दिया हो, या फिर कोई कोई बार कंडीशन इनडायरेक्ट वैसे भी दिया होता है, तो आप एक्चुअल अब इस क्वेश्चन में देखोगे जो डीपीपी का है। अगेन आप चाहे तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, फिर बाकियों ने जिनसे नहीं बना देख लो। देख लो, वेंकटेश एंड श्रीनिवास आर प्लेइंग अ गेम विथ मार्बल्स। इनिशियली दे हैव मार्बल्स इन द रेशियो 3:5। गाइस, वेंकटेश और श्रीनिवास के पास पहले मार्बल्स से 3:5 रेशियो में, बराबर। उसके बाद इफ श्रीनिवास गिव्स सम मार्बल टू वेंकट, श्रीनिवास ने क्या किया यार, तेरे पास मेरा और तेरा जो रेशियो है 3:5, यानी मेरे पास है ना, श्रीनिवास के पास देख रहे हो ना आप, ज्यादा पार्ट है एज कंपेयर विद वेंकटेश। तो उसने बोला ले यार मेरे तरफ से कुछ मार्बल्स। वेंकटेश ने क्या किया, श्रीनिवास ने क्या किया, जिसके पास ज्यादा थे उसने बड़ा दिल किया, उसने वेंकटेश को कुछ मार्बल दिए। नाउ द रेशो बिकम्स 4:3। तो इसी वेंकट और श्रीनिवास का रेशो क्या बन गया, 4:3। इसी वेंकटेश और श्रीनिवास का रेशो बन गया गाइस 4:3। अब मुझे बताओ यार, भले ही वेंकटेश और श्रीनिवास के पास दोनों के पास कुछ अलग अलग नंबर थे, श्रीनिवास के पास ज्यादा, वेंकटेश के पास कम, जिसका रेशो 3:5 बना, फिर श्रीनिवास ने वेंकटेश को कुछ दे दिए, अब ये रेशो 4:3 बन गया। लेकिन एक चीज, वेंकटेश के नंबर ऑफ मार्बल डेफिनेटली बदलेंगे, उसके पास कम थे, उसको श्रीनिवास से मिला, बदल गया। श्रीनिवास के भी बदलेंगे, उसके पास ज्यादा थे बट उसने कुछ दे दिए इसलिए उसके कम हुए। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदलेगी ना, टोटल। टोटल, मान लो एक बंदे के पास 10 मार्बल थे, दूसरे के पास 15 थे, बराबर। टोटल कितनी हुई, टोटल हुई 25, बराबर। अब इसने इसको 4 मार्बल दे दिए, क्या किया, 15 वाले ने, यानी जो सेकंड पर्सन है, इसने 4 मार्बल इसको दे दिए, तो ये 10 + 4 ये कितना हो जाएगा, 14। बट अगर ये इसको अपने 4 मार्बल दे रहा है तो ये तो बढ़ जाएगा, 10 + 4 14, लेकिन इसके 4 मार्बल कम हो जाएंगे ना। सो 15 - 4 11। गाइस टोटल अभी भी क्या आएगी, 25 ही आएगी, 25 ही आएगी। मान लो अगर ऐसा ना होते हुए ऐसा होता कि इसने इसको 2 मार्बल दे दिए, तो इसने 2 मार्बल दे दिए तो इसके कम हो गए 8, लेकिन इसके पास बढ़ गए 15 और 2 17। देखो अभी भी टोटल कितनी आ रही, 25 ही आ रही, 25 25 25। मतलब अगर विद इन वेंकटेश और श्रीनिवास आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, तो उनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ मार्बल कम ज्यादा होंगे, लेकिन टोटल तो वही रहेगा ना यार, ये आपस में हो रही सब बातें। तो मुझे बताओ गाइस, एज पर, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है, पूरा घुमाकर था, आपको समझना था कि वेंकटेश श्रीनिवास के पास ये रेशो था, फिर श्रीनिवास ने वेंकटेश को कुछ दिया, अब ये रेशो बना। अब क्वेश्चन ने कहीं पर भी बोला है, जैसे कि पिछले जो मैंने केस पढ़ाई थी उसमें जो एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने डायरेक्ट बोल दिया था ए बी का टुगेदर और सी डी का टुगेदर सेम है। बट यहाँ आपका कॉमन, फिर ऐसे क्वेश्चन देख के आप बोलते हो सर कुछ अलग ही क्वेश्चन आया, कुछ टफ क्वेश्चन है डीपीपी में आप जो पढ़ा रहे हो उससे नहीं, वही कंसेप्ट है। थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा यार, यही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखना है। तो यस, 3 + 5 कितना है यहाँ, 8, यहाँ 4 3 7, क्या है सेम दिख रहा है, नहीं, बट लॉजिकली सेम होना चाहिए, तो खत्म, वही करो। यहाँ पे आप टोटल को सेम करने की कोशिश करो, जो पिछले एग्जांपल में हमने 10 और 7 को किया था। तो 8 और 7 का अब यहाँ पे सेम करना है, तो कॉमन मल्टीपल कौन है, 56। तो आप क्या करोगे, 56 करने के लिए इस पूरे रेशो को 7 से मल्टी, यहाँ 8 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 21, 7 × 5 35, चाहे तो चेक कर लो 56 हो गया, है ना, चाहे तो चेक कर लो ये 56 हो गया। अगेन इसको अभी यहाँ 7 है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 × 4 32, 8 × 3 24, ऐड करके देख लो ये 56 हो गया। समझ रहे हो गाइस, रत्ती भर भी किसी को डाउट? मुझे बताओ ये रेशो कितना था, ये रेशो 358 था, ये रेशो 437 था। एज पर रूल ये टोटल सेम होना जरूरी है, जो कि नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल कौन है, कॉमन मल्टीपल इज 56, वो लाने के लिए इस जहाँ पे 8 है उसको पूरा 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी 7 × 3 7 × 5 35, चाहे तो टोटल देख लो 56 हो गया, ठीक है। एंड जहाँ पे 7 है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 × 4 8 × 3, यहाँ भी 56 हो गया, और अब ये बन गया आपके लिए वो कॉमन प्लॉट।
ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म का कोई केस ही नहीं है क्योंकि घूम फिर कर वही दो लोग हैं, वेंकटेश श्रीनिवास। तो ये बन गया गाइस इनके, मतलब ये क्या बोल रहा है कि पहले उनके पास इस रेशो में मार्बल थे, वेंकटेश के पास 21 तो श्रीनिवास के पास 35। तो अब उनके पास ये रेशो में बने, मतलब वेंकटेश के कितने से बढ़े चाहे तो तसल्ली कर लो, वेंकटेश के पास 21 थे अब 32 हुए, मतलब इसको कितने ज्यादा मिले 11। 21 से 32 उसके मार्बल 11 बढ़ गए। अब डेफिनेटली मार्बल्स 11 बढ़ेंगे ही वेंकटेश के क्योंकि उसको श्रीनिवास दे रहा है। लेकिन क्या श्रीनिवास के भी 11 से कम हुए? चेक कर लो, 35 का 24 हो गया। यस, मतलब इसने इसको कितने मार्बल दिए होंगे? 11। तब जाके ये 35 से 11 कम हो गया 24, लेकिन इसके 11 बढ़ गए। चमका। तो हम ये भी एक केस ले सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। वो हमें बोल रहा है इफ द इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल विथ ईच ऑफ देम इज 2 डिजिट नंबर। वो बोल रहा है दोनों के पास जो इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल है वो 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर तो दोनों के पास, वेंकटेश श्रीनिवास के पास जो इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल है, ये इनिशियल केस है ना आपकी, ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस बनी देन लेन के बाद। ठीक है। तो वो बोल रहा है इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल विथ ईच ऑफ देम इज 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर तो ये भी है। लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। गाइज अभी देखो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है आपको, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अभी कितना है? 14। बट क्या 14 आंसर ऑप्शन में दिखेगा तो हम उस पर टिक कर देंगे? लक अच्छा कि नहीं है, अगर होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर भी देते। गाइज ने सिर्फ डिफरेंस नहीं बोला है, उसने मैक्सिमम डिफरेंस बोला है। यार इस केस को तो हम आगे मल्टीपल में भी बढ़ा सकते हैं। मतलब जहां पे मैंने 21 35 लिया, क्या सोचकर कि भाई यहाँ 8 है यहाँ 7 है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 56 है। लेकिन यार इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 112 भी तो होता है, 112 है ना। 56 ये सबसे छोटा मल्टीपल, इसलिए मैंने वहां से कर लिया। लेकिन आगे अगर आपको मैक्सिमम बोला है तो जितना आप मैक्सिमम जा सके जाओ, वहां पे रुक जाना जहां पे किसी का भी 3 डिजिट हो रहा है, क्योंकि उसने एक बेहतरीन हिंट दे दी है, दोनों के पास इनिशियली जो था वो 2 डिजिट नंबर था। तो गाइस मैं अगर यहाँ पे 56 ना करते हुए इसका मल्टीपल यानी 56 का डबल कितना 112 करूं, मतलब क्या करना होगा? दो दो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो वेंकटेश और श्रीनिवास के पास अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 42 एंड 35 इंटू 2 70 बराबर। सर अब आप सोचोगे सर 2 से कर रहे हो तो 3 से भी तो हो सकता है। देखो 3 से करते तो क्या हो जाता, पहले तो देखो मैंने इंटू 2 किया, बात बन रही है, इंटू 3 में बात क्यों बिगड़ेगी चेक कर लो, थोड़ा सा समझो गाइस, है ना। ये डेफिनेटली अगर आपको बहुत ही बेसिक देखना है रेशो का, तो इसी चैनल पे मेरा फाउंडेशन अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा आपको बेसिक से मिल जाएगा। लेकिन कैट एक्सक्लूसिव देखना है तो वो देखने के बाद फिर इसको देख लेना, मतलब आपको एक इसेंशियल पता चलेगा रेशो को कैसे वो लैंग्वेज घुमा घुमा कर आपको दे सकता है। चलो गाइस, तो इंटू 2 कर दिया, ये मिला। अगर मैं इसको इंटू 2 ना करते हुए इंटू 3 करता, 21 इंटू 3 63, चलो ये तो 2 डिजिट ही मिला। बट दोनों का 2 डिजिट बोला ना क्वेश्चन ने, ईच ऑफ देम। लेकिन अगर आप 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो 105 आ रहा है भाई। ये 2 डिजिट नहीं रहा ना, इसलिए इंटू 3 की केस बिगड़ रही है। यानी मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो? इंटू 2 तक। तो वेंकटेश और श्रीनिवास के पास मान लो कितने थे? वेंकटेश के पास 42, श्रीनिवास के पास 70, कितना हुआ टोटल? कितना हो गया? 112। हाँ टोटल 3 डिजिट हो सकती है, उसने क्या बोला है? नंबर ऑफ मार्बल विथ ईच ऑफ देम शुड बी 2 डिजिट। तो देखो दोनों के पास 2 2 डिजिट, टोटल भले ही 3 डिजिट हो। अब देख लो उनके बीच का डिफरेंस कितना है। अब इनके बीच का डिफरेंस 70 माइनस 42 कितना हुआ? 28। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। चाहे तो तसल्ली कर लो। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 112 आया इनिशियल केस में, तो फाइनल केस में भी तो आना चाहिए ना, इस वाले केस में। चेक कर लो, यहाँ पे हमने 56 को 112 किया, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल सेम आना चाहिए, यहाँ 56 आया। अब 112 सेम करो, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इंटू 2, तो ये 64 हो जाएगा, इंटू 2 ये 48 आ जाएगा। चाहे तो ऐड कर लो, 112 आया ये। और क्या केस सेटिस्फाई हो रही है? ये 42 से 64 हो गया, मतलब इसको कितने मिले? 22 मार्बल। लेकिन अगर इसको 22 मार्बल मिले वेंकटेश को, 42 से 64 22 मार्बल अगर मिले तो किससे मिले? श्रीनिवास से। तो श्रीनिवास के क्या 22 ही खत्म हो रहे हैं? देखो यस, 70 से 48 यानी 22 कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि वो वेंकटेश को दे दी और इसलिए वेंकटेश के बड़े हैं। यानी यहाँ भी केस सेटिस्फाई हो रहा है।
टोटल 56 ही करना है ऐसा क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है। 56 भी चलेगा, उसका डबल भी चलेगा, उसका ट्रिपल भी चलेगा, 4 टाइम भी चलेगा, लेकिन कहाँ पे रुकना है आपको? वहां पे रुकना था जहां पे किसी का भी इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो 3 डिजिट हो जाए। तो इंटू 2 तक नहीं हुआ, लेकिन इंटू 3 मैंने बताया 21 3 जार 63 चल गया, लेकिन 35 3 जार 105 गया। चमका गाइस? तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था यार। अगर आप ठीक से देखो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार समराइज कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये, सुन लो। अदरवाइज आप तो रिकॉर्डिंग देख भी सकते हो, है ना, वापिस वीडियो को पीछे लेकर फिर भी सुन लो। तो दोनों के पास पहले जो मार्बल थे वो 3:5 के रेशो में थे, फिर श्रीनिवास ने वेंकटेश को कुछ दिया तो वो 4:3 बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि कई कुछ भी हो जाए, जो भी मार्बल का एक्सचेंज हो रहा है आपस में हो रहा है, तो टोटल शुड भी सेम। बट यहाँ पे टोटल हमें 8 दिया था, यहाँ टोटल 7, मतलब 3 5 की, यहाँ 4 3 की 7 आ रही, सेम नहीं आ रही है। तो 8 और 7 का कॉमन मल्टीपल 50। तो जिधर 8 है उधर 7 7 से मल्टीप्लाई किया, बराबर ये आया नंबर ऑफ मार्बल और 56। और जिधर 7 है वहाँ 8 8 से की। हमें वो भी चीज दिख रही है कि जितने से वेंकटेश के बढ़ रहे हैं 11 से, उतने से ही श्रीनिवास के कम हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, वो भी इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल। तो इनिशियल वाली केस तो ये थी ना, ये तो एक्सचेंज होने के बाद थोड़े बहुत मार्बल, ये फाइनल केस है एक्सचेंज होने के बाद। इनिशियल ये थी, तो तब हमें इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है दोनों के बीच का? 11। लेकिन उसने हमें डिफरेंस मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो जो टोटल हमने 56 किया उसका डबल भी तो ले सकते हैं। और वो करने के लिए क्या कर लिया, बस उसको 2 2 से मल्टीप्लाई किया। ट्रिपल भी ले सकते हैं 3 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 टाइम्स भी ले सकते हैं 4 4 से करके। लेकिन हम डबल पे ही क्यों रुके? क्योंकि उसने हमें बोल दिया था कि दोनों के पास जो इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल है, टू ईच ऑफ देम, वो 2 डिजिट नंबर। तो ये तो 2 डिजिट था, जब उसका डबल किया तभी भी 2 डिजिट मिला, लेकिन जैसे ट्रिपल करो तो 3 डिजिट हो रहा है। किसी एक का भी 3 डिजिट हो रहा है, केस खत्म। यहाँ पे हम नहीं जा सकते, यहाँ रुक जाओ। तो ये बने इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल दोनों के पास, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, उसके आगे नहीं, क्योंकि वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो इनके बीच का मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है? 28। ये अगर आप डिफरेंस देखो तो ये आ रहा है 20। हमने ये चीज भी क्रॉस चेक कर ली कि जैसे हमने 56 का 112 किया, तो यहाँ पर भी तो हमें करना पड़ेगा टोटल सेम करने के लिए। तो ये 112 करने के लिए हमें इसको भी 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 और 48। तो हमने ये भी चीज़ क्रॉस चेक कर ली कि जितने से वेंकटेश के बढ़ रहे हैं, वेंकटेश के बढ़ रहे हैं 22 से, उतने से ही श्रीनिवास के कम हो रहे हैं। 70 और 48 में 22 का ही, मतलब हर चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि बोल दिया 3 डिजिट नहीं चलेगा। तो ये आपका डीपीपी का क्वेश्चन है। करने जाओगे तो आप बोलोगे सर बहुत ही हेवी था, नहीं था। आखिरी वाला केस, ये मैक्सिमम वर्ड को समझना एक लॉजिक था। बाकी उसके पहले वाला केस तो सिंपल वही था यार, जो भी हो रहा है आपस में हो रहा है, इसलिए टोटल विल रिमेन सेम। टोटल को सेम किया, केस बन गया। कम ऑन गाइस, चलो। इन अ बिजनेस अमंग, अगेन अगली केस समझाऊंगा, पहले उसी एग्जांपल से फिर एक डीपीपी का क्वेश्चन। इन अ बिजनेस अमंग 4 पार्टनर ए बी सी एंड डी, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:5 and C and D in the ratio 3:7. If it is known that the difference between profit received by A and B is same as between C and D. गाइस जैसे एक क्वेश्चन में बोला बी और सी सेम है, आपने उसको सेम किया। पिछले क्वेश्चन में बोला कि टोटल सेम है, टोटल को सेम किया। इस बार देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी। ए और बी को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसका डिफरेंस। यहाँ कितना दिख रहा है आपको डिफरेंस? बी का, है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? बी का। and the difference between profit received by A and B is same as that between C and D। guys के बीच का डिफरेंस जो कि हमें 4 दिख रहा है, और ये डिफरेंस जो कि 3 है, एज पर क्वेश्चन सेम होना चाहिए। सेम करो, 4 और 3 को सेम करना है तो कॉमन मल्टीपल 12। तो जिधर 3 है इस पूरे रेशो को क्या करो, 2 4 कर दो, और जिधर 4 है इस पूरे रेशो को क्या कर लो, कर लो। खत्म गाइस, देख लो। अगर मैं अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था 4, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, दिस डिफरेंस शुड बी सेम। ए और बी का डिफरेंस, सी और डी का डिफरेंस सेम चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। तो देखो डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस पूरे रेशो को 4 से, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 5 20, बराबर। यहाँ पर इस पूरे रेशो को किससे, यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी 4 है, 3 से, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 7 21। मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 12। 20 माइनस 8 12। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 12।
हो गया। अब डिफरेंस सेम हो गया है ना, यहां पर भी डिफरेंस आ गया 12 और यहां पर भी डिफरेंस आ गया 12। तो आप क्या कर सकते हो, इनको आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए कितना है 8, बी 20, देखो इनका डिफरेंस जो है वही सी 9 एंड डी 21 उनका डिफरेंस। तो ये बन गया कॉमन प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,16,000। तो 1,16,000 में ए का प्रॉफिट, तो वो कैसे निकालना आपको पता है। ए है 8, टोटल ऑफ द रेशो ये हो गया 30 20 50 8 है ना, जिसका निकालना न्यूमरेटर में टोटल ऑफ द रेशो डिनोमिनेटर में इंटू ये अमाउंट 116। अगेन गाइज 116 58 का डबल है, 200 इंटू 8 16। का अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्ट बोला था कि डिफरेंस ए और बी का सेम है एज डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। अब ये देखो क्वेश्चन आपके डीपीपी, जानबूझकर पहले एक दो सेशन मैंने वही किया है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको टफ लग सकते हैं जानबूझकर सेशन में ही ले लिया है, सो दैट आपको ये समझे कि हाँ हम थोड़ा सा ज्यादा ही सोच रहे हैं, टफ नहीं होता है, कंसेप्ट और लॉजिक सही अप्लाई करो तो वही सब चीजें है ना। तो फिर आपको वो एक कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी। कम ऑन गाइस, केनन एंड केल अपियर फॉर एन आईक्यू टेस्ट। केनन और केल दो नाम के इंसान आईक्यू टेस्ट के लिए गए, देयर स्कोर वेयर इन द रेशियो 9:7। तो केनन एंड केल का रेशियो आपको 9:7 दे दिया पहले, ठीक है। नाउ however the invigilator informed the authorities that they both have cheated for a few question and thus they both received the same penalty। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट, सेम पेनल्टी, ठीक है। एंड आफ्टर डिडक्टिंग द पेनल्टी, मतलब क्या हुआ 9:7 उनको जो स्कोर मिला है उसका रेशियो 9:7 है, लेकिन बाद में इन्विजिलेटर ने बोला दोनों ने चीटिंग की है, तो इसलिए क्या कर दिया एग्जामिनर ने, दोनों को सेम पेनल्टी दे दिया, यानी कुछ कुछ मार्क हटा दिए, लेकिन दोनों के सेम। अगर पहले वाले के केनन के 10 मार्क कम किए तो केल के भी 10, इसके 20 किए तो इसके भी 20, सेम पेनल्टी दी है, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग द पेनल्टी द न्यू स्कोर वेयर फाउंड इन द रेशियोज। देखो ये था ओरिजिनल या ओल्ड पेनल्टी देने के पहले और यह है न्यू पेनल्टी के बाद। इसी का केन और केल का रेशियो क्या बना है 15:11। तो फाइंड द रेशियो ऑफ केनन्स ओरिजिनल स्कोर टू द पेनल्टी बोथ रिसीव। क्वेश्चन ने क्या बोला है, केनन का जो ओरिजिनल स्कोर है और जो उनकी पेनल्टी है उसका रेशियो क्या, रेशियो पूछा है। तो गाइस केनन का ओरिजिनल स्कोर ऑफ केनन और जो पेनल्टी उनको मिली है उसका क्वेश्चन ने आपको पूछा है रेशियो। कम ऑन गाइस, अब एक चीज समझना, अब सर आप बोल रहे थे कि ये पिछली केस से रिलेटेड है जो डिफरेंस वाली हमने देखी, बट यहाँ तो कहीं बोला नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम चाहिए, नहीं बोला है, बट यही तो समझना है। मुझे बताओ गाइस, अगर चलो मान लो एक इंसान को मार्क मिल रहे हैं 20, दूसरे को मिल रहे हैं 34, ठीक है, एक को मिल रहे 20 एक को मिल रहे 34, अभी उनके बीच का डिफरेंस कितना है, अभी इनके बीच का डिफरेंस है 14। चलो अब मुझे पता चला है दोनों ने चीटिंग की, इसलिए मैंने दोनों के 5-5 मार्क डिडक्ट कर दिए, दोनों के 5-5 मार्क डिडक्ट, तो जिसको 20 मिले थे उसके हो जाएंगे 15, जिसको 34 मिले थे उसके हो जाएंगे 29, लेकिन अभी भी डिफरेंस कितना है 14। क्या ये सेम है? अगर मैं दोनों को सेम पेनल्टी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, उसको हाईलाइट किया है, अगर मैं दोनों को सेम पेनल्टी दे रहा हूँ, सेम मार्जिन से दोनों के मार्क्स कम कर रहा हूँ, तो जो पहले का डिफरेंस है वही बात का डिफरेंस। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में भी आपने देखा था वो टोटल शुड बी सेम वाले में, मार्बल्स वाला क्वेश्चन, जहाँ आपको कहा बोला था कि टोटल सेम है, नहीं, बट ये तो हमारा कॉमन सेंस था ना कि श्रीनिवास और वेंकटेश में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, बट टोटल तो जो पहले था वही बाद में रहेगा, भले ही दोनों के इंडिविजुअल कम ज्यादा हो। सेम यहाँ पर गाइज, दोनों के कुछ भी स्कोर हो ओरिजिनल, लेकिन अगर सेम पेनल्टी मिली है ना, अगर इसके भी 5 कम हुए इसके भी 5 कम हुए हैं, तो दोनों का जो ओरिजिनल डिफरेंस है देख लो कितना 14, और दोनों का जो न्यू डिफरेंस है 14 सेम ही रहेगा। मैंने 5 का दिया है, आप 2-2 का देकर देखो, 8-8 का देकर देखो, डिफरेंस जो ये आएगा वही आएगा। तो गाइज यही तो चीज है, दोनों का जो भी स्कोर है दोनों को सेम पेनल्टी मिली और पेनल्टी के बाद उनका जो नया रेशियो है 15:11 है। सबसे पहले तो जैसे अभी मैंने बोला कॉमन सेंस की, अगर पेनल्टी सेम मिली है तो उनके मार्क्स का डिफरेंस सेम चाहिए, तो क्या ये डिफरेंस सेम है गाइज? ये डिफरेंस है 2, क्या ये डिफरेंस बिल्कुल 2 है? नहीं, ये डिफरेंस है यार, ये डिफरेंस 4 है, ये डिफरेंस 2 है, सेम नहीं है। अब डिफरेंस को सेम करना है तो 4-4 कर दो ना, यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है 4 का, तो आप चाहे तो 8-8 भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 है 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है 4 से मल्टीप्लाई,
ठीक है, लेकिन कॉमन मल्टीपल 8 भी है 4 भी है, तो 4 ही बेस्ट है ना, कैलकुलेशन और कम लगेगा। हाँ, यहाँ 2 होता, यहाँ 7 होता, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल 14 ही था, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कॉमन मल्टीपल ऑलरेडी 4 ही है, कि 2 भी तो 4 को डिवाइड कर सकता है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे बस ये जो डिफरेंस 2 का है उसको 4 का करने के लिए इस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो केनन एंड केल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ गाइज, केनन एंड केल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू 7 14, है ना, 18 14। अब देखो ये डिफरेंस कितना, अब ये डिफरेंस है 4, क्या ये डिफरेंस भी 4 है? हाँ, तो क्या अब मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि भाई केनन और केल का ओरिजिनल स्कोर कितना था, 18 और 14, दोनों को सेम पेनल्टी मिली, अब उनका स्कोर हुआ 15 और 11। और आप चेक भी कर सकते हो कि पेनल्टी कितनी मिली है, पेनल्टी कितनी मिली है गाइस, आप चेक कर सकते हो। ये 18 का 15 हुआ, मतलब 3 की पेनल्टी, चाहे तो चेक कर लो, यहाँ 14 था यहाँ 11 हुआ, सेम पेनल्टी मिली है 3 की। 18 टू 15 3 की पेनल्टी, 14 टू 11 3 की पेनल्टी, तो खत्म गाइस, पेनल्टी मिली है 3 की। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल स्कोर ऑफ केनन। तो केनन का ओरिजिनल स्कोर कितना दिख रहा है आपको, ये मत देखना, ठीक है, ये देखना, ओरिजिनल स्कोर ऑफ केनन 18 अपॉन पेनल्टी रिसीव्ड, कितना मिला है 3। तो ये रेशो आपको पूछा है, ओरिजिनल स्कोर ऑफ केनन और पेनल्टी का रेशो 6:1। चमका गाइस ऑप्शन डी, ऑप्शन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे डिफरेंस एक जगह 4 था एक जगह 2 था, कॉमन मल्टीपल 4 लिया, लेकिन अगर हम कॉमन मल्टीपल 8 लेते तो मतलब यहाँ 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है तो 4 से, तो भी आंसर सेम आएगा। डोंट वरी, देख लो, दिखा देता हूँ, चेक कर लो, टेंशन मत लो, चेक कर लो। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को और भी फाउंडेशन से देखना है रेशो के क्वेश्चंस, तो अपने फाउंडेशन की वीडियो है इस चैनल पे, प्लीज देख लो, ठीक है। लेकिन वो देखने के बाद ये सेशन जरूर देखना, खासकर वो स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा रेशियो में या मैथ्स में डामाडोल है अभी, पहले वो देखकर ये देखना, जिसका अच्छा है वो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो गाइस देख लो, अगेन यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है 2 का, जैसे मैंने कहा यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 4 का, तो लास्ट टाइम हमने कॉमन मल्टीपल 4 लिया था, तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब मैं अलग करता हूँ, यहाँ 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देख लो, ये केनन और केल 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 36 एंड 28, केनन एंड केल 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 30 एंड 22, बराबर। अब देखो, चाहे तो डिफरेंस सेम है, यस, डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है गाइज 8 का, यहाँ पे भी देख लो डिफरेंस सेम है, यस 30 और तो 22 8 का। अगर डिफरेंस सेम है, क्योंकि पेनल्टी सेम मिली है तो डिफरेंस सेम ही चाहिए, तो बिल्कुल अब ये कंपेरेबल है। अब मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि केनन और केल को पहले 36 और 28 स्कोर थे, अब पेनल्टी मिलने के बाद वो 30 और 22 हो गए। चाहे तो चेक भी कर लो, पेनल्टी कितनी मिली, 30 का 30, 36 का 30 हो गया, यानी पेनल्टी मिली है गाइस एक ही, है ना, 36 का 30 यानी 6 की पेनल्टी। ये भी देख लो 28 का 22 6 की पेनल्टी। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द रेशो ऑफ, किसका रेशो, केनन्स ओरिजिनल स्कोर जो कि 36 है एंड पेनल्टी जो कि 6 है। देखो आंसर फिर भी 6:2, डिवाइड होकर आंसर, सिंप्लीफाई होकर आंसर फिर से कितना आया 6:2, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर हम कुछ और अलग मल्टीप्लाई करते, आपने 4 4 कॉमन मल्टीपल लाए, हम 8 8 लाते तो आंसर बदलता क्या, 16 16 लाते, नहीं, वो घूम फिर कर सिंप्लीफाई होकर सेम ही आता। चमका गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे ये। चलो अब आते हैं, अब रेशो का यूज कैसे होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में वो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं गाइस, जहाँ पे आपको पार्टनर्स उनका इन्वेस्टमेंट दिया होता है, वो इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए है वो दिया होता है, और पूछा होता है कि बताओ भाई इतने इतने पीरियड के बाद इनमें जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में हो, या अगर इतना प्रॉफिट हुआ है 2 साल के बाद तो उसमें से ए को कितना मिलना चाहिए। तो गाइज सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट कैसे बंटवारा होगा अमंग द पार्टनर्स, ये पूछा होता है, ठीक है। सो गाइस देख लो, इफ ए बी सी आर वर्किंग एज अ पार्टनर इन अ बिजनेस, देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ वर्किंग। बस ये रूल आपने याद रखना। जब भी प्रॉफिट का बंटवारा करना है अमंग द पार्टनर्स, वो 2 हो 3 हो 4 हो, तो एक रूल है कि वो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, यार सिंपल है, प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलना चाहिए, 2 फैक्टर होते हैं जिस पर आपने डिसीजन लेना। एक तो इन्वेस्टमेंट कौन कितनी कर रहा है,
जो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और दूसरा, कौन कितने पीरियड के लिए कर रहा है। आप पहले दिन 30 लाख रुपए डाल दो और 2 दिन बाद, 2 महीने बाद पूरी निकाल लो, वो कोई मतलब रखता है? मतलब पहले बंदे ने 1 लाख डाला और आपने 30 लाख डाल दिया, बंदे ने 5 साल तक अपना रखा पैसा और आपने 2 महीने में निकाल लिया, तो क्या फिर भी प्रॉफिट आपको ही ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं ना, मतलब 30 लाख के हिसाब से 2 महीने के हिसाब से काउंट होगा, पूरे 5 साल के हिसाब से काउंट नहीं होगा आपका। तो यस, दो चीजें मैटर करती जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अगेन मैं फिर से बता दूं, पार्टनरशिप और वेरिएशन का मेरा और एक फाउंडेशन में वीडियो सेपरेट, रेशो प्रोपोर्शन का एक है, पार्टनरशिप वेरिएशन का एक है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन बहुत ईजी है, यहाँ पर भी आपको समझ ही जाएगा, है ना। ये हम इसी में कवर कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर भी रेशो का ही बेसिक्स यूज। तो इन्वेस्टमेंट जो जितनी ज्यादा करेगा वो प्रॉफिट के ज्यादा प्रॉफिट का हकदार है, और जो जितने ज्यादा पीरियड के लिए, अगेन जितना ज्यादा पीरियड के लिए अपना पैसा बिजनेस में रखेगा, वो भी ज्यादा प्रॉफिट का हकदार है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के दम पे, दोनों के प्रोडक्ट के दम। सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी नहीं, सिर्फ पीरियड ऑफ वर्किंग भी नहीं, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं, दोनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि सारे पार्टनर का पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होता है, पहले ने भी पूरे 3 साल के लिए रखे, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, फिर ये आप नहीं भी कंसिडर करो तो चलेगा, इसको इग्नोर भी करो तो चलेगा। जब तीनों का पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पे बांट दो, है ना। क्योंकि अगर पहले का अगर एक्स इन्वेस्टमेंट है 3 साल के लिए, है ना, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए, दूसरे का वाई इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए, तीसरे का जेड इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए। यार जब 3 साल सबका ही है तो वो होना नहीं होना कोई फर्क पड़ता है? कैंसिल कर दो, बात वन एंड द सेम थिंग। तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड ही बचेगा ना, यानी उनका इन्वेस्टमेंट ही बच रहा है। तो वही नोट मैंने यहाँ लिखी है, इफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम फॉर ऑल द पार्टनर देन वी कैन इग्नोर इट। ठीक है, वी कैन इग्नोर। तो गाइज अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो अगर ए पार्टनर 5 लाख रुपए डाल रहा है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, बी पार्टनर 10 लाख रुपए डाल रहा है 1 साल के लिए, तो इनका प्रॉफिट का बंटवारा क्या होगा, ए इज टू बी। ए का कितना इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बोला है, प्रोडक्ट लेना है किसका, इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, कितने पीरियड के लिए, 2 साल। बी का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, कितने पीरियड के लिए, 1 साल। ये कितना आया, 10, ये 10 यानी 1:1, यानी आधा आधा, है ना। अगर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपया ए को, 1 रुपया, हाफ हाफ का गाइस। तो ये ऐसे होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पीरियड ऑफ वर्किंग भी बोल, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें क्या छोटे मोटे ट्विस्ट होंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। चलो गाइस आते हैं, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट द बिगिनिंग। देखो, ए ने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरुआत में, मतलब 1 जनवरी को साल अगर शुरू हो रहा है तो उसी दिन इन्वेस्ट किया। बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट, मतलब ऑफकोर्स ए ने जितना, तो मैं एक ही अमाउंट अगर एक्स मानूं तो बी ने कितना किया होगा, 2x। क्लियर बोला है, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, लेकिन वो कब आया, 6 महीने के बाद, यानी ए ने बिजनेस शुरू किया, है ना, ए ने बिजनेस शुरू किया, उसके 6 मंथ के बाद, ये 6 महीने के बाद बी आया। मतलब जितना भी ए का पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उससे 6 महीना कम बी का लेना है। वो तो 6 महीने आराम किया ना, बाद में आया। एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, ने भाई ए ने जितना किया उसका डबल बी ने, और उसका ट्रिपल 3 टाइम्स सी ने किया है आफ्टर 8 मंथ। अगेन ए ने बिजनेस शुरू करने के 8 महीने के बाद सी आया। यानी जितना भी ए पीरियड पैसा अपना बिजनेस में रखेगा, जो भी ए का पीरियड होगा उससे 8 महीना कम सी का लेना है। तो आपको बोला एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, तो तीनों ने मिलके 12,000 प्रॉफिट कमाया है साल के एंड में। ये दिया है गाइज आपको टोटल पीरियड। ये लाइन ऐसी नहीं थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब यहाँ पे टोटल पीरियड कितना दिया गया है, टोटल पीरियड दिया गया है 1 ईयर। इसी को आप 12 मंथ बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें मंथ में है। तो याद रखो, पीरियड हमेशा एक ही यूनिट पे लो, अगर एक का ईयर में ले रहे हो तो सबका ईयर्स में लो, एक का मंथ में ले रहे हो तो सबका मंथ में, तो चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी, पक्का गलत होगा। तो गाइज एट द एंड ऑफ ईयर, यानी टोटल पीरियड कितना दिया, 1 साल, और ए ने कब इन्वेस्ट किया था, बिल्कुल पहले ही दिन, बिल्कुल पहले दिन, तो ए का पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 12 मंथ। अगेन बी कब आया है, बी आया है ए के 6 महीने बाद, तो ये 6 महीना तो गया ना, भले ही वो डबल इन्वेस्टमेंट के साथ आया है, लेकिन वो 6 महीना तो आराम किया। टोटल पीरियड 1 साल, उसमें से 6 महीना तो उसका गया, बचा कितना, 6 मंथ।
जितनी देर उसने अपना पैसा रखा। और सी तो और भी ज़्यादा आरामदायक इंसान है। वो तो ए ने शुरू कर, भला ही ए से 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ए के कितने दिन बाद आ रहा है वो, 8 मंथ्स के बाद। तो टोटल पीरियड 12, उसमें से 8 महीना तो कुछ नहीं किया उसने, तो पैसा कितने देर के लिए रखा, 4। गलती से 8 मत लिख देना, है ना। ये 6 इसलिए मैंने ये 6 नहीं लिखा। ये 6 क्यों आया है, टोटल पीरियड 12 मंथ है, उसमें से 6 महीना काम नहीं किया इसलिए वो माइनस किया, इसलिए 6 आया। ये 6, ये वाला 6 नहीं है, ये 6 कैसे आया है, 12 माइनस 6 इज दिस 6। सेम सी के लिए गलती से 8 मत लिख देना। 12 महीना टोटल पीरियड है, 8 महीना तो उसने आराम किया, तो काम कितना किया, 4 महीना। हम बस पैसा काम का देंगे ना, जितने देर के लिए पैसा रखा उसका प्रॉफिट मिलेगा तेरे को, जितने देर के लिए काम किया उसका प्रॉफिट मिलेगा। काम कितना किया, 12 में से 8 गया, 4, खत्म। अब आपको पता है कि आप ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो कैसे निकालते हो। तो ए का इन्वेस्टमेंट इंटू उसका पीरियड ऑफ वर्किंग, बी का इन्वेस्टमेंट इंटू उसका पीरियड ऑफ वर्किंग, और सी का इन्वेस्टमेंट टू उसका पीरियड ऑफ वर्किंग। तो x से x कटा, बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। तो देखो x तीनों जगह, ये x कट गया, तो 12 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1 एंड 3 इंटू, क्या आया, 12:12:12 यानी 1:1। यानी जो भी टोटल प्रॉफिट है गाइस, कितना मिला, 12,000। वो कैसे बढ़ जाएगा, तीनों में इक्वली। चाहे तो आपने रेशियो कैसे अप्लाई, आपको किसका पूछा है, बी का। तो टोटल प्रॉफिट अगर 12,000 है, तो उस पर अब हमें ये रेशियो अप्लाई करना है, 1:1:1। तो बी का पूछा है, तो बी का कैसे निकालोगे, 1 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 3, 1 + 1 + 1 to 12,000। कितना आया, 4,000। बट क्या ये करने की जरूरत थी, नहीं, ये तो हमारा आंखों से भी हो रहा है ना कि तीनों को सेम मिलेगा। तो 12,000 के 3 इक्वल टुकड़े कर दो, 4 4, खत्म। कम का एकदम आसान इजी हलवा क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट। इफ ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन गाइस, अब ये आया, हमने रेशो बेसिक देख लिया, रेशो का एप्लीकेशन हमने अलग अलग कंडीशन में सीखा, फिर रेशो पार्टनरशिप में कैसे यूज होता है वो देख लिया। अब रेशो वेरिएशन, वेरिएशन मतलब डायरेक्टली वेरिएट, इन्वर्सली वेरिएबल, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोनों में फर्क क्या होता है, डायरेक्ट दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, डायरेक्ट वेरिएशन में है, उसका मतलब क्या, एक अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, भले ही वो ऊपर नीचे मार्जिन से, एक 100% बढ़ेगी तो दूसरी 60 ही बढ़ेगी, वो अलग बात, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि कितने मार्जिन से बढ़ेगी वो अलग बात। हम बात कर रहे हैं नेचर की, ट्रेंड की। अगर पहली बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी अगर, तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है। पहली घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। यानी जो पहली क्वांटिटी का ट्रेंड है वही दूसरी का ट्रेंड अगर है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो पहली का ट्रेंड है उससे अपोजिट दूसरे की, अगर पहली क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरा कम हो रहा है, पहली कम हो रही है तो दूसरा बढ़ रहा है, उसको इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो गाइज, जब भी दो क्वांटिटी मान लो ए एंड बी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट, और अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट। वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि उसके बीच में फिर उसके बाद में रिलेशन क्या बनता है। तो अगर ए और बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो रिलेशन ये बनता है गाइज, A1/A2 इज इक्वल टू B। नहीं समझा, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर मैं फर्स्ट केस लूँ, जहाँ पे पहले तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ना, या एक के कम होने से दूसरे का भी कम होना। तो अगर ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है गाइस, और A1 फर्स्ट सिचुएशन में ए आपको दे दिया है 20 और बी दे दिया है 30, और सेकंड सिचुएशन में बी आपको दे दिया है 45 और ए आपको पूछा है, खत्म। तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन दो अलग अलग सिचुएशन देगा, है ना, दो अलग अलग सिचुएशन, जहाँ पे आपको एक सिचुएशन में सब चीज़ें पता है, दूसरे में कुछ तो अननोन है, तो बस आपको ये देखना है कि इन दोनों क्वांटिटी में क्या रिलेशन बन, अगर आपको दिख रहा है कि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है, तो सिंपल इनके बीच का रेशियो क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, यानी 1 से 1, 2 से 2, 1 से 1, 2 से 2। तो 1 1 मतलब क्या, फर्स्ट सिचुएशन के ए एंड बी, 2 2 मतलब क्या, सेकंड सिचुएशन के बी, ए एंड बी। देख लो गाइस, फर्स्ट A1/A2 फर्स्ट सिचुएशन का ए 20, सेकंड सिचुएशन का ए नहीं पता, निकालना है, ठीक है। B1 फर्स्ट सिचुएशन का 30, सेकंड का B2 40,
खत्म। और इसी को मैंने अभी आपसे कहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी दो रेशो, याद करो स्टार्टिंग में, जब भी दो रेशो इक्वालिटी में आते हैं, ये भी एक रेशो ये भी एक रेशो है, जब इक्वालिटी में आते हो इसको हम प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन में आप हमेशा क्या करते हो, क्रॉस मल्टी। तो बस गाइज 30 × A2 इक्वल टू 20 × 45, क्या हो जाएगा, A2 एज इट इज, 30 इधर डिवाइड हो गया, 45 30 हो गया, 15 2 जार 15 3 जार, और ये 10 10 × 3 30 देन। हालांकि ये आंखों से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है जिसका नंबर में अच्छा हाथ है, लेकिन अभी सॉल्यूशन से मतलब नहीं है मुझे, मुझे मतलब है कंसेप्ट को समझाने से। फिर ये कैसे आपको एग्जाम्पल में किस टाइप के केसेस में काम आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज याद रखो, जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो हमेशा ये रेशो बनता है 1 से 1 2 से 2, यानी फर्स्ट क्वांटिटी का जो भी फर्स्ट सिचुएशन की वैल्यू है उसके सामने प्रोपोर्शन में दूसरी जो फर्स्ट सिचुएशन की दूसरी क्वांटिटी वो आएगी, यानी फर्स्ट सिचुएशन की फर्स्ट कौन है, ए, सेकंड कौन है, बी। तो 1 से 1 ए का 1 बी का 1, एंड 2 से 2 ए का 2 बी का। बट वही अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है गाइस, क्या हो जाता है, अगर मान लो एक चीज बढ़ रही दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही तो दूसरी बढ़ रही, इसको इनवर्स बोला जाता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा 1 के साथ 2 2 के साथ 1, ऐसा रिलेशन याद रखना है यार। ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपको टाइम वर्क रेट टाइम में काम आएगी, स्पीड टाइम डिस्टेंस में काम आएगी, बहुत काम की चीज़। स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो बहुत काम आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ए से बी सेम डिस्टेंस है, फ्रॉम ए टू बी सेम डिस्टेंस, बट हम एक बार अलग स्पीड से जा रहे हैं तो उसका टाइम है, एक बार एक अलग स्पीड से जा रहे हैं तो उसका टाइम क्या पूछा है। डिस्टेंस अगर सेम है तो यहाँ पे बात क्या बनती है, स्पीड और टाइम की। अगर डिस्टेंस सेम है यानी कांस्टेंट है, यहाँ पे हम सिर्फ रिलेशन किसका देख रहे हैं, ए और बी का, कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटी कांस्टेंट। इसी तरह स्पीड टाइम डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस सेम है, मुझे एक जगह से उसी फिक्स दूसरे जगह जाना है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो मुझे बताओ स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बनेगा, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम लगेगा, जितना टाइम जितनी स्पीड ज़्यादा है, फास्ट है, उतना टाइम कम लगेगा, और जितनी स्पीड कम है, धीरे धीरे होले होले, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा ना। धीरे चला रहे हो ज़्यादा टाइम लगेगा, फास्ट चला रहे हो कम टाइम लगेगा, यानी क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो समझ रहे हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन, ये चीजें काम आ जाती है आपको, तब आपको पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ रेशियो, परसेंटेज, एवरेजेस, ये खुद भी टॉपिक है, आने वाले कई सारे टॉपिक्स में काम आएंगे, डीआई में काम आएंगे, तो हल्के में ना लो। तो बस गाइस सिंपल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने देखा है दो सिचुएशन, फर्स्ट का A1 B1 पता है, सेकंड में कोई तो एक पता है, दूसरा निकालना है। बट ये रिलेशन अगर डायरेक्ट है तो 1 1 2 2, ठीक है। वही अगर गाइज इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 2 1, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B2/B1। मतलब अगर यहाँ पे आपको A1 20 दे दिया है, B1 अगर 80 दे दिया है, और यहाँ पे A2 अगर आपको 15 दे दिया है, और B2 अगर आपको पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसके हिसाब से A1 की जगह 20, A2 की जगह 15/B2, तो यहाँ पहले B2 निकालना है अपॉन B1, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 15/B2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्रोपोर्शन में हमेशा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20 × 45 हमने यहाँ किया, एंड 30 × A2 यहाँ किया। सेम उसी तरह B2 × 15 एंड 20 × 80 कितना, डायरेक्ट 1600 लिख लूँ, हो गया। तो B2 कितना मिला, 300/50, चाहे तो इसको 5 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 3 जार 5 2 जार 320 अपॉन 5 5 से जैसे डिवाइड किया तो 1600/5 320, 15/5 3। तो ये बना आपका बी का आंसर। चाहे तो फ्रैक्शन में रखो या डेसिमल में लिख दो, 100 है 6.6, डन। तो गाइस चलो, ये तो था एकदम बेसिक, अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। तो देख लो, अब ये रहा आपका आपके सामने क्वेश्चन, 5 men टेक एन आवर टू डिग अ डीच, यानी नंबर ऑफ मेन कितने हैं गाइस, 5। तो कितना टाइम लग रहा है, आवर, आवर को मैं मिनट में बोल दूं 6, आवर को मिनट में कितना बोलें, क्यों मिनट में बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे सारे ऑप्शन मिनट्स में दी। तो 5 मैन को एक गड्ढा खोदने के लिए 1 घंटा लगता है, यानी 5 मैन को एक गड्ढा खोदने के लिए 60 मिनट लगते हैं, टाइम दे दिया आपको, ठीक है। तो देन हाउ लॉन्ग शुड 12 मैन टेक, अगले, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, हाउ लॉन्ग 12 मैन, तो यहाँ मेन कितना दिया है गाइस, 12, टू डिग द सेम टाइप, सेम गड्ढा खोदना है, सेम, यानी गड्ढा इज कांस्टेंट, गड्ढे का साइज, वॉल्यूम, एवरीथिंग इज कांस्टेंट।
ऑल डायमेंशंस आर कांस्टेंट, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे सिर्फ दो चीजों में रिलेशन चल रहा है, नंबर ऑफ मेन एंड टाइम रिक्वायर्ड। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स क्या होता है बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में, पहले तो यहाँ पे दिमाग लगाना, वो लगने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, बट यहाँ दिमाग लगाना है। यह डायरेक्ट आएगा इनवर्स आएगा, सिंपल है। जितने मेन होंगे, ज्यादा मैन पावर है तो कम टाइम लगेगा, कम मैन पावर है बहुत कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, ये कॉमन सेंस है। ज्यादा लोग आ रहे हेल्प के लिए, काम फटाफट हो जाएगा, कम लोग आ रहे हैं ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ज्यादा लोग कम टाइम, कम लोग ज्यादा टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट सिचुएशन का मैन एंड टाइम, ये सेकंड सिचुएशन का मैन एंड टाइम जो कि आपको पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t, ये सीखा है ना हमने, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, क्यों, क्योंकि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समका, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मैन 5, t1 60, तो क्वेश्चन ने बोल दिया है तो जब 12 तो कितना टाइम, पहले हमने देखा कि मैन ज्यादा है तो कम टाइम, कम है तो ज्यादा टाइम, इनवर्स है तो इनवर्स में हमेशा ये रिलेशन होता है ना, 1 2 2 1, वही हमने किया है, मैन का 1 टाइम का 2, मैन का 2 टाइम का 1, m1 12, m2 सॉरी m1 5, m2 12, t2 हमें निकालना है, t1 60, हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 12 इंटू टी टू इज इक्वल टू 5 इंटू 60, तो 12 उधर जाके डिवाइड कर लेगा, पहले ही कर देता हूँ, तो 12 5 60, 5 इंटू 5 25 मिनट, यहाँ क्या बचा, सिर्फ t2, 12 ने पहले डिवाइड कर दिया, बचा t2, 25 मिनट इज द आंसर। कम का एकदम आसान इजी पीजी क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रोड शोज चार्ली चैपलिन राइड्स अ यूनिक बाइसिकल हुज रेशियो ऑफ साइज, देखो रेशियो ऑफ साइज दिया है S1 S2 ऑफ फ्रंट एंड रेयर, तो ठीक है फ्रंट एंड रेयर, S1 S2 ना बोलते हुए SF साइज ऑफ फ्रंट व्हील एंड SR साइज ऑफ रेयर व्हील का साइज का रेशियो आपको दे दिया है 5:2। गाइस साइज का रेशियो दे दिया है आपको 5:2, व्हेन द रेयर व्हील्स कवर 100 रिवॉल्यूशन, तो गाइस रेयर व्हील्स कवर, मैं रिवॉल्यूशन ऑफ रेयर व्हील 100 है, तो आपको बोला देन फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, क्या लिख दिया मैंने, रिवॉल्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ रेयर व्हील एंड रिवॉल्यूशंस ऑफ फ्रंट व्हील, ठीक है, हम सफिक्स क्या ले रहे हैं, फ्रंट रेयर, ठीक है। तो गाइस आपको क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया कि एक बाइसिकल जिसके फ्रंट और रेयर व्हील का, फ्रंट यानी आगे का, रेयर यानी पीछे के व्हील का जो साइज है वो कम ज्यादा है, फ्रंट व्हील का साइज ज्यादा है देन रेयर व्हील। तो अब एक डिस्टेंस कोई तो अचीव करना है एक जगह से दूसरे जगह, मान लो ये ए से ये बी तक पहुंच गया है, गाइस मुझे बताओ अगर ए से बी जा रही है साइकिल, ए से बी अगर साइकिल जा रही है तो डिस्टेंस कवर तो सेम ही है ना साइकिल का, पूरी साइकिल गाइस, है ना, पूरी साइकिल, ये पूरी साइकिल जिसका फ्रंट व्हील थोड़ा बड़ा है, रेयर व्हील थोड़ा छोटा है, ये पूरी साइकिल यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ यार, पूरी साइकिल जा रही है मतलब दोनों के दोनों टायर जा रहे हैं ए से बी, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन जो साइज का रिलेशन है वो किससे दिया है, रिवॉल्यूशन से। आप मुझे कॉमन सेंस, जैसे कि पिछले एग्जांपल में यूज किया आपने, मेन ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, मेन कम टाइम ज्यादा लगेगा, तो वही बताओ गाइस, अगर व्हील बड़ा है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, व्हील बड़ा है तो उसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने लगेंगे, बहुत कम, बड़ा व्हील है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, तो एक चक्कर में वहां पर पहुंच सकता है या 2 3 चक्कर में, वही अगर व्हील छोटा है गाइस, सेम डिस्टेंस है, सेम यहाँ से यहाँ तक जाना है, बट व्हील छोटा है तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कई सारे रिवॉल्यूशन लगे, चक्कर। तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हो, जितनी साइज बड़ी उतने कम रिवॉल्यूशन लग रहे हैं, जितनी साइज ज्यादा उतने कम रिवॉल्यूशन, एंड जितनी साइज छोटी छोटी उतने ज्यादा रिवॉल्यूशन। तो गाइज यही क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब मैं बोल सकता हूं जो SF और SR का रेशियो है वो रिवॉल्यूशन से क्या बनेगा, रिवॉल्यूशन ऑफ रेयर एंड रिवॉल्यूशन ऑफ, याद है ना मैंने आपसे क्लियर कहा था, इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, 1 2 2 1, बराबर। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट और रेयर नहीं नाम देता,
फ्रंट को अगर मैं फर्स्ट बोलता, रेयर को सेकंड बोलता, है ना, फ्रंट को फर्स्ट, रेयर को सेकंड, तो डेफिनेटली ये रिलेशन बनता, साइज ऑफ फर्स्ट अपॉन साइज ऑफ सेकंड इज इक्वल टू रिवोल्यूशन ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। 1 से 2, 2 से 1 होता है जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जब यहाँ पे हमने 1 और 2 ना बोलते हुए क्या बोल दिया, फ्रंट रेयर, तो यहाँ पे 1 2 2 1, तो फ्रंट रेयर रेयर फ्रंट। गाइस ये बताओ, एक चीज आपने अब समझ ली है कि अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें देखना है, रिलेट करना है साइज से, डिस्टेंस तो सेम है, बाइसिकल पूरी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो दोनों व्हील का डिस्टेंस सेम ही आएगा, कि दोनों व्हील बाइसिकल में अटैच है, बट डिस्टेंस सेम है, लेकिन जितनी बड़ी वो व्हील होगी उतना कम रिवॉल्यूशन में वहां पहुंच जाएगी, जितनी छोटी होगी ज्यादा 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 रिवॉल्यूशन लेके वहां पहुंचेगी। तो हम बोल सकते हैं कि साइज का जो भी रिलेशन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से वो इनवर्स है। तो जो भी साइज का रेशो आपको दिया है 5:2, है ना, वही अगर मुझे गाइस, वही अगर मुझे यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो मैं बोल सकता हूँ जो भी साइज का रेशो आपको 5:2 यहाँ रख दो, एस एफ अपॉन एस आर, डायरेक्ट बोला है फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के साइज का रेशो, तो फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के साइज का रेशो 5:2, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला अगर ये इनवर्स है तो फ्रंट के सामने रेयर आएगा, रेयर के सामने फ्रंट आएगा, समझ रहे हो ना, जैसे 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा अगर इनवर्स है तो। अब वही यहाँ पे हम 1 2 ना लेते हुए फ्रंट के सामने रेयर, रेयर के सामने इनवर्स, अगर डायरेक्ट होता तो क्या आता, फ्रंट के सामने फ्रंट एंड रेयर के सामने रेयर। बस बात को समझो, छोटी सी बातें हैं लेकिन ये स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। चमका गाइस, और ये भी आपके डीपीपी में ये ज्योमेट्री वोमेट्री यूज हुई होगी, बट नहीं, आप इसी लॉजिक से करना, ठीक है। सो गाइस, फ्रंट और रेयर का साइज है 5:2। नाउ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रेयर दे दिया है 100, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रंट पूछा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हुआ 5 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रंट 2 इंटू 200, तो 5 ने इधर डिवाइड कर दिया, 40 इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील का रिवॉल्यूशन, आर मतलब क्या, रिवॉल्यूशन। चमका गाइस, थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, ये फाउंडेशन नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ। अगर आप सोचोगे सर फाउंडेशन में तो बहुत इजी लग रहा था, यहाँ क्यों टफ लग रहा है, ये ऑलरेडी कैट की लेवल को थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया समझो आप, ठीक है, क्योंकि कैट इसेंशियल है, नाम ही इस बैच का। तो फाउंडेशन में डेफिनेटली आपको, मैं अगर बहुत थोड़ा सा दिक्कतें है मैथ्स में, तो पहले फाउंडेशन ही करना फिर ये देखना, और वो ऑलरेडी देख कर आए होंगे तो ये मुझे नहीं लगता आपको टफ जाएगा, ठीक है, खत्म है। तो रेशो इसेंशियल क्यों है कैट के लिए आपको समझ गया होगा, खुद एक टॉपिक है, कैसे अलग अलग केसेस के साथ आता है, कैसे पार्टनरशिप में हेल्प हुआ, कैसे वेरिएशन में हेल्प हुआ, आपको समझ, फ्रंट एंड रेयर का कॉम्बिनेशन दोनों की साइज का दे दिया था, साइज बड़ी छोटी है, रिवॉल्यूशन बड़ी के कम आएंगे, छोटी के ज़्यादा आएंगे, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, बड़ी के कम छोटी के ज़्यादा। तो इनवर्स में क्या, एस एफ, एफ के सामने आर, आर के सामने एफ, ये याद रखो बस, ठीक है। फिर ये रेशो आपको दे दिया, ये आर आर आपको पता था, रिवॉल्यूशन ऑफ रेयर रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रंट निकाल। तो गाइस फिनिश, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक केसेस इन्वॉल्व इन रेशो। अब कुछ चंद क्वेश्चन लेंगे और खत्म करते हैं। अब ये इजी है, अब ये फटाफट क्वेश्चन खत्म, अब समझाना कुछ नहीं है, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे खत्म करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ 680 ml कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 10:7। तो गाइस टोटल मिक्सचर है 680, अब ये तो टोटल है, और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो आपको दे दिया है 10:7, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, जब रेशो पता है तो ये रेशो इस पर अप्लाई कर लो, और मिल्क कितना आएगा देख लो, 10 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 17 इंटू 680। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ये आ गया 400, ठीक है, और वाटर भी निकाल लो, वाटर का क्या आएगा 7 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो इंटू 680, अगेन ये आ गया 280। तो गाइज ओरिजिनल मिल्क कितना था 400, ओरिजिनल वाटर कितना था 280। क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मच वाटर इज एडेड, यानी मिल्क सेम है, मिल्क कितना आया है आपका 400 सेम है, वाटर कितना है 280, उसमें और वाटर ऐड हो रहा है, क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मच मोर वाटर इज एडेड। तो पहले तो भाई मिल्क 400 400 ही रहा, वाटर 280, उसमें हमने x लीटर और ऐड किया, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ तो ऐड हुआ है ना, तो कुछ तो मैंने एज्यूम कर लिया x लीटर। तो हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू द न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, ये रहा हमारा ओरिजिनल मिल्क, ये रहा हमारा, ओरिजिनल बोलो या नया बोलो सेम ही है मिल्क। ओरिजिनल वाटर 280 था, लेकिन ऊपर से एक्स ऐड किया, और उस वजह से नाउ, उस वजह से एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की वजह से नाउ द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। खत्म गाइस, क्या बन गया ये प्रपोर्शन।
5:4 ये रेशियो है किसका, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिल्क तो लेकिन कुछ बदल रहा है, 10:7 680 पे अप्लाई किया 400 ही है, 400 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से हम सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वो मैंने x मान लिया, तो पहले 280 प्लस x है ना, तो भाई ये बना मिल्क, ये बना वाटर। हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन के हिसाब से 5:4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, है ना। 5 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, देखो एक पूरा ब्रैकेट है, 280, 28 5 140, एक जीरो एक्स्ट्रा, 5x, देखो 5 ने इसको भी मल्टीप्लाई किया, 5 ने एक्स को भी किया, इक्वल टू 1600 हो गया, तो 1400 इधर गया, 200 हुआ, 5x, x कितना मिला गाइस, 40। सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, 40 लीटर 40 ml। वही पूछा था हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, जो मैंने x माना वो आ गया 40 ml। समझा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। A gave 1/5 of the money he had to B and B in turn gave 1/3 of the money he received from A to C। मतलब गाइस जितना भी पैसा A के पास था उसका 1/5 उसने किसको दे दिया, B को। अब B के पास कुछ तो था नहीं उसको, जो A से मिला है ना, जो B ने A से रिसीव किया, रिसीव फ्रॉम A, B ने A से जितना रिसीव किया उसका 1/3 उसने किसको दिया, टू C। तो गाइज आपको सिंपल है, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली अजम्पशन से हो जाते हैं। सिर्फ ऐसे अजम्पशन लो जो जिसका 1/5 निकालना, 1/3 निकालना इजी होगा, यानी जो 5 से भी डिविजिबल हो, जो 3 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसी क्वांटिटी क्या हो सकती है, 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स एज्यूम द टोटल क्वांटिटी ए के पास 50, ठीक है। द टोटल क्वांटिटी विथ ए इज 50, टोटल क्वांटिटी विथ ए इज व्हाट, 50। अब बी के पास कितना आएगा, ए गेव 1/5 ऑफ द मनी ही हैड टू बी, बी के पास कितना आएगा, 1/5 ऑफ ए, तो कितना आएगा इस, बट देखो बी के पास 3 तो इससे मिला ए से, लेकिन बी की दिलदारी देखो, बी ने जो बोला है, आगे क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, बी इन टर्न गेव 1/3 ऑफ मनी ही रिसीव्ड फ्रॉम ए, उसने जो भी ए से रिसीव किया 3 का 1/3, का 1/3 उसने सी को दे दिया। देख लो गाइस ये कितना है, 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंड सी रिसीव 20, क्वेश्चन फाइनली बोल रहा है कि अगर सी ने 20 रिसीव की है, गाइस सी ने अगर 20 रिसीव की है, तो बोल रहा है देन हाउ मच मनी डिड ए हैव विथ हिम इन। गाइस अब ऐसे क्वेश्चन भी हम करते हैं यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड मतलब क्या, ये इतना तो वो कितना। तो मेरे हिसाब से गाइस ये मेरा पूरा क्या है, अजम्पशन की दुनिया। और अजम्पशन की दुनिया को अगर मुझे रियलिटी में डालना है, रियलिटी से कंपेयर करना है, तो पिक्चर में आती है यूनिटरी मेथड, ये इतना तो वो कितना। मैंने मान लिया 15, अगेन 15 लेने के पीछे लॉजिक बताया, लेने के लिए आप 20 25 100 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जो 5 और 3 से डिवाइड हो वो लोगे तो काम ज़्यादा ईजी होगा। बाकी किसी भी क्वांटिटी से आंसर घूम फिर कर सिंप्लीफाई होकर सेम ही आता था, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाते थे। आपको पता है आपको एक क्वांटिटी का 1/5 भी लेना है यानी 5 से डिवाइड करना है, 1/3 भी लेना है यानी 3 से डिवाइड करना है। तो ऐसी क्वांटिटी लो जो 5 और 3 से इजीली डिवाइड हो, 15 30 45, मैंने 15 लिया। तो ए के पास मैंने मान लिया 15 का 1/5, तो 15 का 1/5 इसको मिला बी को। अब बी को जितना मिला 3 का 1/3 है ना, उसका 1/3 उसने सी को दिया, तो 1/3 ऑफ 3 इज 1। तो मेरे हिसाब से सी को कितना मिला, 1, मेरे हिसाब से एज पर माई अजम्पशन। बट रियलिटी में सी को कितना मिला है, सी रिसीव 20। तो मेरे हिसाब से जो 1 है वो एक्चुअल में 20 के बराबर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन हाउ मच डिड ए हैव विथ हिम इनिशियली। तो ए के पास मेरे हिसाब से इनिशियली कितना था, 15, जो एक्चुअल में कितना। मतलब मैंने क्या किया, अजम्पशन वर्सेस रियल में यूनिटरी मेथड किया। अजम्पशन वर्सेस रियल, ये इतना तो वो कितना। अजम्पशन के हिसाब से सी को 1 मिला, एक्चुअल में 20 है। तो अजम्पशन के हिसाब से ए का जो 15 है एक्चुअल में कितना। और ऐसे में फिर से क्या यूज होता है, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इतना तो वो कितना करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू एक्स एक्स, 15 इंटू 20 300, दिस इज द आंसर। चाहे तो अब तसल्ली कर लो कि ए के पास कितना था, 300, उसका 1/5, तो 300 का 1/5 कितना होता है गाइस, 60। 60 किसको दिया, बी को। और जितना 60 बी को मिला उसका 1/3, तो 60 का 1/3 कितना होता है, 20। वो क्वेश्चन ने चमका, ठीक है। तो हो गया यार, खत्म। एक ये क्वेश्चन देख लो, अगेन देखो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग द पेट्रोल एंड केरोसिन दैट आर प्रेजेंट इन 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। बढ़िया क्वेश्चन है।
तीन वेसल से तीनों की कैपेसिटी इक्वल है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये इस क्वेश्चन। तीनों में क्या है? तीनों में पेट्रोल और केरोसिन, तीनों में पेट्रोल और केरोसिन। बट क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है? इक्वल कैपेसिटी में, और वो है 4:1 फर्स्ट में, 5:2 सेकंड में। भले ही पेट्रोल और केरोसिन का प्रपोर्शन अलग अलग है, यहाँ पे पेट्रोल केरोसिन का ये रेशो है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, लेकिन जो कैपेसिटी है, तीनों वेसल की कैपेसिटी जो है वो इक्वल है। तो गाइस ऐसे केस में एक कैपेसिटी एज्यूम करो और स्टार्ट करो। अगेन कैपेसिटी एज्यूम करने के लिए आप 100, 200, 300 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगेन अगर कैलकुलेशन आसान चाहते हो, इजी चाहते हो, तो ऐसी वैल्यू लो जो इस रेशो के टोटल से डिवाइड हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ये रेशो अप्लाई करते हो तो 4/5 करोगे, 5/7 करोगे, है ना? जो टोटल ऑफ द रेशो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, जिससे आप फिर उस टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करते हो। तो ऐसी क्वांटिटी लो जो 5/7 से डिवाइड हो जाए, यानी 5 और 7, देखो 5/7/7 है ना, मतलब 5 और 7 से डिवाइड होने, यानी इनका कॉमन मल्टीपल कौन है? 35। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ तीनों की कैपेसिटी क्या थी? 30। तीनों की सेम लेनी होगी क्योंकि इक्वल बोला है। अब मुझे बताओ, अगर तीनों की कैपेसिटी 35 35 35 है, तो इसमें पेट्रोल और केरोसिन ये रेशो, तो पेट्रोल कितना आएगा? 4/5। आपको मालूम है 4/5। देखो 35 लेने का फायदा, 5 ने सीधा डिवाइड कर दिया, 28 आया। केरोसिन आप चाहे तो 1/5 भी ले सकते हो, या फिर 35 में से अगर 28 पेट्रोल है तो केरोसिन कितना? 35 में से 28 हटा दो, 7। ऐसे भी निकाल सकते हो, दो ही तो चीजें हैं। नो, 5/7 है ना, पेट्रोल कितना आएगा? 5/7 इंटू, अगेन देखो 35 लेने का फायदा, 7 से सीधा डिवाइड हुआ 25, और 35 में से 25 पेट्रोल यानी केरोसिन कितना? 10। और यहाँ पर भी 6/7 ऑफ 35, अगेन ये डायरेक्ट गया 30, तो 35 में से 30 पेट्रोल, तो केरोसिन कितना? 5। अब तीनों को हमने एक बड़े से, क्वेश्चन ने क्या बोला है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, लेकिन किसमें? इन द फाइनल सॉल्यूशन। ये तो पेट्रोल और केरोसिन आपने इन तीनों इक्वल क्वांटिटी वाले, इक्वल कैपेसिटी वाले वेसल का निकाला, लेकिन क्वेश्चन ने पेट्रोल केरोसिन फाइनल सॉल्यूशन का पूछा, और फाइनल सॉल्यूशन देखो कैसे बन रहा है? फॉर्म बाय मिक्सिंग पेट्रोल एंड केरोसिन दैट आर प्रेजेंट इन दिस थ्री। तीनों का पेट्रोल और केरोसिन अगर मान लो मैंने मिक्स कर दिया इस बड़े से वेसल में, तो पेट्रोल और केरोसिन का क्या रेशो? खत्म यार। तो आपके पास इंडिविजुअल पेट्रोल है, जब आप इसमें डाल दोगे तो कितना आएगा? फर्स्ट से 28, सेकंड से 25, थर्ड से 30, कितना आ गया भाई? ये 83। अगेन पेट्रोल के साथ साथ फर्स्ट से केरोसिन आएगा 7, सेकंड से 10 एंड 5, ये कितना आ गया? 22। तो इस फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल मिक्सचर में पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो क्या बना गाइस? 83:22। खत्म। का एकदम आसान, इजी पीजी, कोई टफ नहीं। डन है गाइस? सिंपल है। तो आई गेस आपको समझ गया है कि क्या है ओवरऑल रेशो का इसेंशियल। तो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर फाउंडेशन देखा है फिर ये कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी से चमकेगा। अगर आपका मैथ्स पे अच्छा होल्ड है फिर भी आपको अच्छी से चमकेगा, लेकिन फाउंडेशन भी नहीं देखा, मैथ्स पे होल्ड भी कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो देखो फिर ये देखना, तो आपको बहुत बढ़िया चमके। ठीक है? तो रेशो होता क्या है और वो कैसे यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू, अलग अलग टॉपिक्स में, आपने देख लिया। और आने वाले चीज़ों में, दिनों में जब हम अलग अलग टॉपिक सीखेंगे, तब आप देखोगे ये एक एक चीज़ आपको कितनी हेल्प। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, बाय गाइस।